लेसन है, 1 मिनट में प्रेजेंट कर लूँ। तो कल तक हमने जो है ना, मतलब थर्सडे को पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम शुरू किए थे। हमने पहले इसमें फीफो देखा, उसके बाद ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम देखा, और आखिर में हमने जब लेक्चर अटेंड किया था, हम पीछे जो था लीस्ट रिसेंटली यूज या LRU, इसको हम देख रहे थे। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम था, वो क्या करता था कि वो फ्यूचर में देखा करता था कि फ्यूचर में कौन सा ऐसा पेज है जो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए यूज नहीं होगा, उसको वो रिप्लेस करता था। जबकि जो LRU था वो बिल्कुल इसका उल्टा था, वो पास्ट में देखता था कि कौन सा ऐसा पेज है जो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए अनयूज ये हुआ पड़ा है या सबसे पहले यूज हुआ, उसको रिप्लेस किया करता। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही? हाँ जी, नहीं हो रही। हो रही है हो रही है उस्मान, ये देखो। आज हम कुछ नई एक कैटेगरी देखते हैं रिप्लेसमेंट की, जो कि हमारे पास अकाउंटिंग बेस्ड रिप्लेसमेंट कहलाती है। लेकिन ये जनरली यूज नहीं होते, सिर्फ कह लो कि अप्रॉक्सीमेट करने के लिए ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को इसलिए यूज होते हैं ताकि वो हम देख सके कि अगर कोई इस तरह से कोई एल्गोरिदम हमने इन फ्यूचर डिजाइन किया तो वो कितना एफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। और ऑप्टिमल का हमने पढ़ा था कि वो कोई एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एज अ बेंचमार्क हमने डिजाइन किया है ताकि अगर कोई भी एल्गोरिदम हम बनाएं तो उसके साथ उसको कंपेयर करें। तो ये भी कुछ इसी तरह की स्कीम है कि बस स्टडी पर्पज के लिए आप समझे। एक्चुअली जो हमारे पास था वो हमने देख लिया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम फीफो ही यूज होता था हमारे पास। इसको हम देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कहता है कि देयर आर सेवरल एल्गोरिदम्स जो हमने पढ़ लिए हैं, मशहूर जमाना 3, उनके अलावा भी कुछ हैं बेस्ड ऑन काउंटिंग, जो कि काउंटिंग पे बेस करते हैं। जैसे हमने सॉर्टिंग देखी थी, जो हमारे साथ पिछले बैच से कंटिन्यू जिन्होंने किया हुआ है, कि कुछ सॉर्टिंग जो थी वो हमारे पास स्वैपिंग बेस्ड थी या कंपैरिजन बेस्ड थी, जबकि कुछ हमने पढ़ा था कि काउंटिंग बेस्ड थी। तो इसी तरह ये भी एक एल्गोरिथम की टाइप है जो कि काउंटिंग बेस्ड है। क्या करते हैं इसमें, किस बेस पे हम रिप्लेसमेंट करेंगे? बेस्ड ऑन द काउंटिंग द नंबर ऑफ रेफरेंस, कि एक पेज को कितनी बार रेफरेंस किया जा चुका है, इस बेस पे हम डिसाइड करेंगे। लेट्स से कि एक मेरे पास पेज है जिसको मैंने लास्ट 5 मिनट्स में 2 बार रेफरेंस किया, यानी कि 2 बार मुझे उसकी जरूरत पड़ी है, और एक है जिसको मैंने 3 टाइम किया लास्ट 5 मिनट में। तो इनमें से अगर कोई अब मुझे पेज रिप्लेस करना पड़ गया है तो इनमें से मैं कौन सा करूँ? तो इस स्कीम की बात हो रही है। तो देखिए 2 मेथड है हमारे पास। एक है हमारे पास लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, कि ये एल्गोरिथम कहता है कि आप ऐसा पेज यूज करो जिसका जो आपके पास काउंटर है, काउंटिंग है ना, वो कम है। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज है, वो कहता है कि आप ऐसा पेज जो है ना रिप्लेस करो जिसका आपके पास काउंटर ज्यादा है। अब इस काउंटर से क्या मुराद है, भी हम इसको समझ लेते हैं। देखिए जी, लेट्स से मेरे प्रोसेस में जो है ना, हम सिंपल मान के 1-2 पेज लेते हैं अभी। एक P1 पेज है मेरे पास कोई, और P2 है। अच्छा, अब जो है ना, फर्स्ट टाइम जो है ना मुझे पेज P1 की जरूरत पड़ी, तो ये मेमोरी में मौजूद है, यानी कि रेफर हुआ और मुझे फौरन से मेमोरी मिल गया। तो मैं इसके साथ एक काउंटर असाइन कर दूंगा। शुरू में काउंटर की वैल्यू, हर पेज के साथ मैंने काउंटर असाइन कर दिया। शुरू में उसकी वैल्यू 0 होगी, जैसे ही फर्स्ट टाइम वो रेफर हुआ तो वो मैं उसकी वैल्यू को प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करके 1 कर दूँ। थोड़ी देर के बाद अगेन मुझे P1 की जरूरत पड़ी, अगेन मेरे पास वो रैम के अंदर मौजूद था, तो मुझे पेज फॉल्ट आकर नहीं हुआ, तो मैंने इसकी वैल्यू प्लस प्लस करके 2 कर दी कि हाँ दूसरी दफा मुझे रेफर किया और ये मुझे मिल गया। इस तरह लेट से 3 दफा जो है मैंने तो क्या कट रही है सर, आवाज की ब्रेक हो क्या आ रही है? अभी हो जाता है स्टेबल, थोड़ा टाइम शुरू में आपको पता है कि कनेक्शन का इशू होता है, अभी स्टेबल हो जाएगा कनेक्शन, 2-3 मिनट थोड़ा सा वेट कर ले। अच्छा, उसके बाद ये P2 है। लेट्स से कि ये मेरे पास एक दफा रेफर हुआ, मैंने काउंटर की वैल्यू 1 कर दिया, और लेट्स से उसके बाद 2 हुआ। अब लेट्स से मैंने इसी प्रोसेस का पेज 3 लाना है और मेरे पास कोई फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं है। अब मैंने डिसाइड करना है कि P1 और P2 में से मैं किसको रिप्लेस करूं ताकि उसकी जगह P3 लें। तो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कहता है कि आप ऐसे पेज को रिप्लेस करो जिसका काउंट छोटा है, यानी कि P1 का जो मेरे पास पेज है काउंट तो 3, और P2 जिसका काउंट है 2।
तो आप 2 वाले को रिप्लेस करके पेज 3 को ले आओ। यानी वो कह रहा है कि ये पेज अब बेशक मेमोरी में मौजूद है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर पेजेस ये कम यूज हो रहा है। तो उसको आगे भी ये मान के चलता है कि ये कम ही यूज होगा, क्योंकि शुरू में ये कम यूज होता है। तो इसको निकाल के इसकी जगह जो है ना, जो नया पेज जरूरत है ना, उसको ले आओ। तो देखो अब हम पढ़ते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि रिप्लेस द पेज विद द लोएस्ट रेफरेंस काउंट। ऐसे आप रिप्लेस करो जिसका रेफरेंस काउंट जो है ना वो छोटा हो। A problem can occur, अच्छा इसमें एक इशू है क्या? A problem can occur if a page is used frequently initially and then not used anymore. लेट्स से कि एक ये P2 की बात ले लेते हैं या P1 की मैं ले लेता हूँ। P1 का जो है ना शुरू के 2 मिनट्स में ना इसको 20 बार रेफर किया गया था, तो इसके काउंट की वैल्यू थी 20। और उसके बाद काफी अरसे तक इसको बिल्कुल हमने रेफर किया ही नहीं है। लेट्स से कि P2 और P3 आपस में ही इस तरह चलते रहे हैं, ये कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है। और जब रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी ना, लेट्स से P2 मेरे पास था 11 और P3 था मेरे पास 14। अब देखो रिसेंटली जब मेरे पास P2 और P3 यूज हो रहे हैं, P1 जो है वो शुरू में बेशक मेरे पास यूज होता है और बहुत हैवीली यूज हुआ था, लेकिन उसके बाद काफी टाइम हो गया वो यूज ही नहीं हो रहा। तो ये लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज में है कि अगर कोई पेज आपके पास शुरू में बहुत ज्यादा दफा रेफर हुआ हो और उसके बाद बेशक वो अब ना हो रहा हो, लेकिन क्योंकि उसका काउंट अब ज्यादा होगा, तो जब भी रिप्लेसमेंट की बारी आएगी वो स्टिल रैम में मौजूद रहेगा। आप उसको जो है ना रिप्लेस नहीं करोगे इस एल्गोरिथम के मुताबिक, तो ये इसमें आकर प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा बिल्कुल इसका उल्टा है। वो क्या कहता है कि जो जिसका पेज काउंट आपके पास हाईएस्ट है उसको रिप्लेस करो। इसके पीछे अब क्या लॉजिक है हाईएस्ट वाले के पीछे? वो कहते हैं कि देखो एक कोई भी चीज है ना, कोई प्रोग्राम में वो लिमिटेड टाइम के लिए या लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम जो है ना अपने आप को एग्जीक्यूट करवाती है। तो अब क्योंकि वो उस एक पेज ने या एक पीस ऑफ कोड ने काफी दफा खुद को एग्जीक्यूट करवा लिया है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट इसकी जरूरत ना पड़े और ये रैम में अभी मौजूद रहे। तो आप क्या करोगे, जो काफी दफा यूज हो चुका है उसको रिमूव कर दो, उसकी जगह नया पेज लेके आ जाओ। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज के पीछे लॉजिक है। तो हम पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। देखो, रिप्लेस द पेज, आप ऐसे पेज को रिप्लेस करो विद द हाईएस्ट रेफरेंस काउंट, जिसका रेफरेंस काउंट जो है वो सबसे ज्यादा हाई है। द लॉजिक बिहाइंड दिस इज दैट पेजेस दैट हैव ऑलरेडी बीन रेफरेंस्ड अ लॉट, ऐसे पेज जिनको आप ऑलरेडी काफी बार रेफरेंस कर चुके हो, रेफर कर चुके हो, हैव बीन इन द सिस्टम अ लॉन्ग टाइम, वो काफी देर से सिस्टम के अंदर मौजूद है, एंड वी आर प्रोबेबली डन विद देम, और उनकी जितनी भी एग्जीक्यूशन थी मोस्ट प्रोबेबली हमने वो सारी की सारी कंप्लीट कर ली है। अच्छा, इसलिए अब इसकी मजीद जरूरत नहीं है। वेर एज पेजेस, इसके मुकाबले में ऐसे पेजेस जिनका रेफरेंस काउंट लो है, रेफरेंस ओनली अ फ्यू टाइम, जिनका अभी थोड़ी दफा ही रेफरेंस किया गया है, हैव ओनली रिसेंटली बीन लोडेड, हो सकता है कि अभी 1-2 सेकंड पहले ही वो पेज लोड हुआ हो, इसलिए उसका पेज काउंट जो है ना वो लो है। एंड वी स्टिल नीड देम, और ऐसे पेजेस की हो सकता है कि हमें स्टिल जरूरत हो, तो उनको आप रिप्लेस ना करो। तो ऐसा पेज जो काफी दफा यूज हो चुका है, जिसका रेफरेंस काउंट काफी है, और वो हम हो सकता है कि उसके साथ हमने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली हो, तो आप उसको रिप्लेस कर दो। ये हमारे पास काउंटिंग बेस्ड एल्गोरिथम है। एक हर पेजेस के साथ आप एक काउंटर अटैच कर दो, जैसे ही वो रेफर हो उसकी वैल्यू को प्लस कर दो, और जब आपने रिप्लेस करना हो तो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज के मुताबिक ऐसे पेज को रिप्लेस करो जिसका काउंटर वैल्यू कम है, और मोस्ट फ्रीक्वेंटली एल्गोरिथम के मुताबिक ऐसे पेज को रिप्लेस करो जिसका काउंटर वैल्यू सबसे हाईएस्ट है अमंग द पेजेस। तो ये हमारे पास काउंटिंग बेस था। अब आगे हम चलते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी टर्म काउंटर है, वैल्यू से क्या मुराद है सर? काउंटर वैल्यू से मुराद है कि जैसे ही कोई पेज फ्रेम के अंदर मौजूद है ऑलरेडी, तो आपने उसको रिक्वायर किया है, जाहिर है पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो अगर पेज फॉल्ट नहीं होगा इसका मतलब है रैम के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो इस हर एक पेज के साथ ना आपने काउंटर लगाया हुआ है। काउंटर कहते हैं गिनती करने वाले को। इनिशियली सारे पेजेस के साथ लगा होगा और उसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे ही एक पेज पहली दफा रेफर होगा, यानी कि पेज फॉल्ट नहीं होगा, अगली दफा जब रेफर होगा तो उसकी वैल्यू आपने 1 प्लस कर देनी है। सेकंड टाइम यही पेज रैम के अंदर मौजूद होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, आपने इसकी वैल्यू को 2 कर देना है। नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू यानी 3 जितनी कर दफा देनी। जितनी दफा उसको जरूरत पड़ रही है, आपको जितनी रेफर दफा कर रहे हो पेज तो हमें चाहिए होगा जी, हमें चाहिए एग्जीक्यूशन के दौरान। बिल्कुल ये पेज फॉल्ट काउंट नहीं कर रहा ना, ये सिंपल पेज नहीं, ये रेफर हो रहा है। रेफरेंस काउंट है। रेफर जितने दफा रेफर हो रहा जी सर। है। ये हमारे पास में छोटा सा एक कंसेप्ट है ग्लोबल वर्सेस लोकल एलोकेशन का। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि लेट्स से देखो ये रैम में हल्का सा पोर्शन ड्रा कर रहा हूं। इसमें जो है ना ये वाला पोर्शन है ना, मैंने प्रोसेस P1 को दिया था।
अब प्रोसेस P1 के लेट से के 3 पेजेस थे, मैं सिंपल 1 2 3 कह देता हूँ, और इससे नीचे वाला ये जो पोर्शन है ना, ये मैंने प्रोसेस P2 के लिए एलोकेट किया होता, उसकी एड्रेस स्पेस है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये P2 का है। इसकी भी लेट से कि मेरे पास जो है ना 2 या 3 पेजेस थे, मैं 4 बना लेता हूँ। इसको मैं A B C और T कह देता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए। अब ग्लोबल रिप्लेसमेंट कहती है कि लेट से प्रोसेस P1 को जो है ना पेज नंबर 4 चाहिए, पेज फॉल्ट हुआ, उसको नहीं मिला, तो आप हार्ड डिस्क में गए, सारा चीज बाईपास करके जो भी हम देखते हैं, और वहां से पेज नंबर 4 आपने सेलेक्ट किया। अब आपने इसको लेके आना है रैम के अंदर। तो 2 तरीके हैं इसको रैम के अंदर पुट करने के, एक ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल कहता है कि जितने भी प्रोसेस आपके उस वक्त रैम के अंदर मौजूद हैं, P1 P2 P3 P4 जितने भी हैं, उसमें से अगर आप कोई भी फ्रेम फ्री देखो, लेट्स से कि मैंने जो है ना P2 को 5 फ्रेम एलोकेट किए हुए थे, तो एक करंटली फ्री था, तो आप ये 4 वाला जो है ना इस प्रोसेस P2 के जो एलोकेटेड फ्रेम है ना इसके अंदर फिट करवा दो। ठीक है। अब ये क्यों, मैं तो ये कंटिन्यूस बना रहा हूं, आपको पता है कि पेजिंग वगैरह वहीं होती है जहां कंटिन्यूस नहीं होती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मेमोरी कंटिन्यूस बनाई है ताकि आपको क्लियर हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा फ्रेम था जो पहले किसी और प्रोसेस के किसी पेज के लिए एलोकेट हुआ हुआ था, आपने किसी और प्रोसेस यानी कि P1 का कोई पेज लाना था, तो आप बेशक P2 का कोई भी पेज रिमूव करके उसकी जगह इंसर्ट कर सकते हो। तो ऐसी चीज को बोलते हैं ग्लोबल रिप्लेसमेंट। जबकि लोकल रिप्लेसमेंट कहती है कि नहीं, 1 2 3 आपके 3 पेजेस प्रोसेस P1 के ऑलरेडी रैम के अंदर मौजूद हैं, चौथा पेज लाओगे तो इन्हीं 1 2 3 में से कोई एक रिमूव करके लाओगे, बेशक किसी और का आप रिमूव नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ जो आपके अपने पेजेस थे इस प्रोसेस के, उन्हीं में से किसी एक को रिमूव करके उसकी जगह जो है ना आप इस पेज को इंसर्ट कर सकते हो। तो ये हल्का सा एक कंसेप्ट है, ग्लोबल रिप्लेसमेंट या एलोकेशन और लोकल एलोकेशन या रिप्लेसमेंट। इसमें तो कोई इशू नहीं है। नो सर। ठीक है। अच्छा देखो आगे थोड़ा सा हमारे पास कंसेप्चुअल सा टॉपिक है, लास्ट बैच में भी इस पे काफी डिस्कशन हुई थी इसकी कंट्रोल करने के मेथड्स पे। थ्रैशिंग, थ्रैशिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ, बताएं जी क्या होती है थ्रैशिंग। थ्रैशिंग के सीपीयू सर के ये पास enough कैसे pages नहीं सर है। ये कैसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर प्रोसेस पेज को एग्जीक्यूट करने में कम टाइम और उसको बार बार लाने में ज्यादा टाइम सर्व करना, पेज फॉल्ट ज्यादा आता है, तो उस वजह से बता उसके एग्जीक्यूशन टाइम तो बहुत कम होता है लेकिन ज्यादा टाइम वो पेजेस को रिप्लेसमेंट में लगा रहता है। बिल्कुल जी ठीक होता है। इसमें ये बात एक बात यहाँ पे ऐड करूंगा कि हमारे पास इनफ पेज होते हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट पेज इतने ज्यादा नहीं होते, जिससे फिर जो है हमारा रेट पेज फॉल्ट रेट ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से वो मतलब वही बात है जो भाई ने पहले की कि रिप्लेसमेंट पे लगा देता है, इनफ पेज होने की वजह से, लिमिटेड कैपेसिटी होने की वजह से फेस करनी सर पड़ती है। थ्रेशिंग ये है कि जिसमें जो है हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पेज स्वैपिंग लग रहा हो, वो थ्रेशिंग है। मतलब एग्जीक्यूशन के बिल्कुल बजाय पेज जो है स्वैपिंग और स्वैप आउट हो रहे हो। बिल्कुल आप लोग सारे ठीक बता रहे हो। अच्छा देखो, जब भी कोई पेज फॉल्ट अकर होता है, पेज फॉल्ट से मुराद है कि जिस पेज की करंटली सीपीयू को जरूरत है वो रैम के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप उसको हार्ड डिस्क के पोर्शन जो था बैकिंग स्टोर उससे उठा के रैम के अंदर लेके आओगे, तो सारे प्रोसेस को हम बोलते थे कि पेज फॉल्ट अकर हुआ है। जब भी पेज फॉल्ट अकर होता है ना, तो ट्रैप जनरेट होती है, हम ये पहले भी देख चुके हैं, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उस ट्रैप को रिजॉल्व करता है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन। ये टर्म जो याद रखनी है, पेज फॉल्ट यानी कि पीएफ सर्विस एस और रूटीन। ये पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन क्या है? पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन वो टाइम है जिसमें आपका जो रिक्वायर्ड पेज था सीपीयू उसको हार्ड डिस्क से उठा के रैम के अंदर लेके आता है, और जितना ये टाइम होता है ना, जितना भी नैनो सेकंड मिली सेकंड जो भी है, इसमें सीपीयू को यूजफुल वर्क नहीं करता। यानी कि अगर कोई किसी और प्रोसेस को सीपीयू रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि सीपीयू इस काम में बिजी है, तो उसको आप नहीं दे सकते। और जिस प्रोसेस ने करंटली एग्जीक्यूशन अपनी की हुई थी और ये पेज रिक्वायर्ड किया है, जाहिर है वो तो कर ही नहीं सकता जब तक कि पेज नहीं आएगा। दोनों तरीकों से जो है ना ये सीपीयू के साइकिल का लॉस है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके सिस्टम में कोई बार बार पेज फॉल्ट हो रहा है, तो
आपका सिस्टम जो है ना उस पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन के थ्रू उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता रहेगा, और जो एक्चुअल उसने वर्क करना था उसकी रेशो जो है ना वो कम हो जाती है। ये तो बिल एक आम सी बात है, लेकिन इसकी इंतहाई सीवियर कंडीशन भी हो जाती है। उसमें ये होता है कि आपकी जो टोटल एक्चुअल सीपीयू यूटिलाइजेशन है ना वो बहुत जीरो हो जाती है, बहुत लो हो जाती है, और ज्यादातर टाइम जो है ना पेज फॉल्ट सर्विस करने में जो है ना उसको सीपीयू का गुजर रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम थ्रैशिंग कहते हैं। क्यों होती है इसको हम आगे देखेंगे। पहले एमसीक्यूज के हवाले से जो पॉइंट अहम है वो हम देख लेते हैं। लेकिन ये कंडीशन आर अ सिचुएशन व्हेन द सिस्टम इज स्पेंडिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ इट्स टाइम। जब आपका सिस्टम आप ज्यादा टाइम अपना लगा रहा हो कहां पे, सर्विसिंग द पेज फॉल्ट को सर्विस करने में लगा रहा हो, बट द एक्चुअल प्रोसेसिंग डन इज वेरी नेग्लिजिबल। और जबकि जो एक्चुअल प्रोसेसिंग हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रही है किसी प्रोसेस की, वो बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि थ्रैशिंग सिस्टम आपका थ्रैशिंग के अंदर। अच्छा क्यों होती है वो हम आगे देखते हैं, एक मजीद पॉइंट देखते हैं। इफ अ प्रोसेस डज नॉट हैव इनफ पेजेस, जाहिर बात है अगर इनफ पेजेस नहीं है सिस्टम में तो पेज फॉल्ट होगा, और अगेन उसको कोई पेज चाहिए होगा वो नहीं मिलेगा, अगेन पेज फॉल्ट होगा। तो अगर आपने सिस्टम के इनफ पेजेस को नहीं लेके आए अपने रैम के अंदर तो पेज फॉल्ट की रेशो हाई होगी। जैसे हमने पहले भी रिप्लेसमेंट में देखा है कि हम डिमांड पेजिंग के थ्रू चल रहे थे, और डिमांड पेजिंग कहती थी कि शुरू में आपने कोई भी पेज रैम के अंदर नहीं लेके आना, जैसे जैसे उसकी रिक्वायर्ड होगा आपने लेके आना है। तो आप शुरू में देखते थे कि लगातार 4 5 6 जितनी भी हमने एल्गोरिथम देखे हैं वो सारे पेज फॉल्ट होते थे। उसके बाद वो थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करता था और वो पेज फॉल्ट की रेशो को कम करने की कोशिश करता था। लेकिन शुरू वाले 4 5 फ्रेम एलोकेशन आप देखोगे हमेशा पेज फॉल्ट में होती थी। तो ये वो कह रहा है कि अगर पेज नहीं है सिस्टम के अंदर तो पेज फॉल्ट रेशो आपकी हाई होगी। ठीक है जी। जब पेज फॉल्ट रेशो हाई हो, हमें पता है कि क्या होता है कि सर्विस करने में टाइम गुजरता है। दिस लीड्स टू लो सीपीयू यूटिलाइजेशन। इस दौरान आपकी एक्चुअल सीपीयू यूटिलाइजेशन वो लो हो जाती है। ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम थिंक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का, और एक मिनट में इसको क्लियर कर लूं। ऑपरेटिंग सिस्टम को और सीपीयू को आप अपने अलग जो है ना कैटेगरी में रखना है। लेट्स से ये सीपीयू है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम की एफिशिएंसी का अंदाजा लगाता है कि उसका सीपीयू पर यूनिट या उसकी थ्रूपुट क्या है, यूनिट ऑफ टाइम में कितनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज से अपने सिस्टम की एफिशिएंसी का अंदाजा लगाता है। अच्छा अब देखो सीपीयू जो है वो बिजी है पेज फॉल्ट को सर्विस करने में, तो वो अपनी इंस्ट्रक्शन को तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन जो पर यूनिट टाइम एग्जीक्यूट हो रही थी वो लो हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है कि यार देखो इसका मतलब है कि लो क्यों हो गई है कि इसके पास सीपीयू के पास करने को काम नहीं है, इसलिए लो हो गया। अगर काम होता तो उसको फौरन फौरन काम मिलता रहता, वो करता रहता। ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझता है कि यार सीपीयू के पास ना करने को काम नहीं है, यानी कि दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो कि रैम के अंदर प्रोसेस नहीं है। अगर रैम के अंदर प्रोसेस होते तो सीपीयू अपना काम शुरू कर देता। तो वो इस चक्कर में क्या करता है कि और प्रोसेस उठा के ना रैम के अंदर ले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि उसको ये नहीं पता कि पहली पेज फॉल्ट की वजह से ज्यादातर टाइम जो है ना इसमें जाया हो रहा था, इसलिए तो सीपीयू यूटिलाइजेशन लो थी। लेकिन वो समझता है कि यार प्रोसेस नहीं है, इस वजह से सीपीयू जो है ना फ्री बैठा है। तो वो कोशिश करता है कि मैं और प्रोसेस को उठा के ना, या कम से कम किसी एक पेजेस को उठा के रैम के अंदर लेके आऊं, और इस तरह से और मजीद काम खराब होगा। अब सिनेरियो को समझ गए होंगे। तो इस तरह का प्रोसेस, इस तरह की जो सिनेरियो होता है, थ्रैशिंग सिर्फ वो नहीं है कि पेज फॉल्ट हो रहा है, पेज फॉल्ट तो कॉमन सा सिनेरियो है। ये जो एक्चुअल कंडीशन ये है जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इस गलत फहमी का शिकार हो जाता है, इस वजह से सीपीयू यूटिलाइजेशन लो है कि सीपीयू पास करने को टाइम कोई ऑपरेटिंग प्रोसेस मौजूद नहीं है, और वो नए से नए प्रोसेस को लेके आने की कोशिश करता है ताकि मल्टी प्रोग्रामिंग को ज्यादा से ज्यादा कर सके। इस एक्चुअल कंडीशन जो ये थी इसको कहते हैं कि हम थ्रेशिंग है। अ प्रोसेस इज बिजी स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट। अब ये क्यों होती है, क्या होती है, इसका थ्रेशोल्ड क्या है हम देखते हैं। एक मिनट वो देख ली। देखो सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रही, काइंडली एक बार दोबारा कर दे ज्वाइन। ओ, ठीक है मान मैं भाई इसको काट काट हो कर ही रही है डाल सर। देना। अच्छा कोई बात नहीं मैं कर कॉल को काट कर दोबारा ज्वाइन कर लेते तो हो जाती। मैंने 2 3 बार कट करके दोबारा ज्वाइन की है, नहीं शो रही। ठीक है मैंने कर दी। आज शायद कोई नेटवर्क का भी इशू है, मेरे पास भी जो है ना थोड़ा सा ये लैग कर रहा है। अच्छा देखिए ये आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा, इसमें आपको अच्छा समझ आएगा। देखो शुरू शुरू में जो है ना, लेट्स से कि आपके पास ये अब पेंसिल आए तो मैं काम शुरू करूं। देखिए कैसे होता है।
शुरू में आपके पास रैम के अंदर जो है ना नंबर ऑफ पेजेस कह लो या नंबर ऑफ प्रोसेस कम होते हैं, तो सीपीयू की जो थिंकिंग होती है कि यार इसलिए सीपीयू यूटिलाइजेशन लो है कि आपके पास सीपीयू के पास करने को काम नहीं है, तो वो नए से नए प्रोसेस या उनके पेजेस को जो है ना रैम के अंदर लेके आना शुरू कर देता है। जाहिर है नए पेजेस आना शुरू हो जाते हैं, नए प्रोसेस आना शुरू हो जाते हैं। सीपीयू अगर किसी वजह से किसी प्रोसेस ने आईओ की वजह से या किसी भी वजह से सीपीयू की यूटिलाइजेशन को कम किया, तो सीपीयू उसको हमने देखा था कि वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू उसका कॉन्टेक्स्ट सेव करके किसी और प्रोसेस पे शिफ्ट हो जाता है, उसके प्रोसेस को शुरू कर देगा। इसी तरह अगर किसी वजह से वहां पे वो रुकेगा वो और नया प्रोसेस पड़ा होगा उस पर काम शुरू कर देगा। तो ये काम एक हद तक तो ठीक है, लेट्स से कि यहाँ तक है। एक लिमिट होती है कि आप जो है ना पेजेस या नए प्रोसेस को रैम के अंदर नए नए लेके आते रहो, आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ना वो हाई होती रहती है, और उसी तरह बिल्कुल आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन भी हाई होती रहती है। लेकिन एक पॉइंट आता है कि उस पॉइंट के बाद अगर आप मजीद प्रोसेस नए प्रोसेस को या उनके पेजेस को रैम के अंदर लेके आओगे ना, उसके बाद से आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, और एक खास पॉइंट के बाद तो बिल्कुल लो हो जाती है। आपको ये नजर भी आ रहा होगा। एक ये थ्रेशोल्ड, यहाँ पे आप ये बोल लोगे ये थ्रेशोल्ड है, यानी कि मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ है कि यहाँ पर अगर इतने प्रोसेस हो इससे ज्यादा ना हो, यहाँ पे मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन भी है और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी मैक्सिमम है। हाँ, इसके बाद मजीद अगर आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इन्हांस करने की कोशिश करोगे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग से मुराद है कि रेडी क्यू में आपके एक वक्त में कितने प्रोसेस मौजूद है, उसके बाद क्या होगा, आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस एकदम जो है ना वो गिर जाएगी। और ये कंडीशन आपको नजर ऊपर आ भी रही होगी कि ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये थ्रेश। तो हम इसकी काजेज को पढ़ते हैं। अच्छा, देखें जी इसकी काजेज क्या है। एक पॉइंट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वर्ड काउंट्स वाला। पहले हम इसकी काजेज को पढ़ लेते हैं। एक बार काज तो हमने पढ़ लिया, हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सिस्टम की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को रैम के अंदर लेके आए, इसी चक्कर में जो है ना वो उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर जाता है। और जैसे ही वो वैल्यू क्रॉस होती है, यानी कि लेट्स से कि मैं कहता हूँ अगर रैम में मेरे 50 प्रोसेस पड़े हैं ना, तो मेरी उसकी लिमिट जो है ना ये कह लो कि परफॉर्मेंस जो है सीपीयू की सिस्टम की वो मैक्सिमम है। लेकिन जैसे उसने वो 50 की बजाय नया लाने की कोशिश की, 60 70 80 की है, तो जाहिर है फिर पेज फॉल्ट की रेशो ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह आप समझ लो कि लेट्स से कि मेरे पास रैम है और 2 प्रोसेस हैं और फ्रेम्स मेरे पास टोटल हैं 20, तो हर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हर प्रोसेस को कितने फ्रेम मिलेंगे? 10 सर 10 10 मिले, यानी कि हर प्रोसेस एक वक्त में अपने 10 पेजेस को सिस्टम के अंदर रैम के अंदर ला सकता है और उसकी एग्जीक्यूशन कर सकता है, यानी कि पेज फॉल्ट की रेशो कम होगी क्योंकि 10 पेज ऑलरेडी मौजूद है। लेट्स से कि अभी मैंने जो है ना 4 प्रोसेस को मैं ले आया हूं, नंबर ऑफ फ्रेम्स तो मेरे पास अभी भी 20 हैं, तो अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हर प्रोसेस के पास कितने पेज फ्रेम्स आएंगे? सर 5 3 और 20 है 5 ना 5 हो सर? जाएंगे ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अभी फ्रेम की 20 सर। कम हो गई, अब जाहिर है पेज फॉल्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं 10 प्रोसेस को ले आऊं, तो अब हर प्रोसेस के पास सिर्फ और सिर्फ 2 पे फ्रेम्स बच गए। और अगर आप मजीद इसको बढ़ाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? अब देखो, लेट्स से कि मैंने 20 प्रोसेस कर दिए, अब हर पेज के पास सिर्फ एक फ्रेम है, और एक फ्रेम तो 1 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके अंदर जो पेज पड़ा होगा। तो हर सेकंड के बाद हर पेज को, हर प्रोसेस को नया पेज चाहिए होगा, तो पेज फॉल्ट की रेशो देखो कितनी हाई हो जाएगी। और किस वजह से हुई कि हम चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को लेके आए। 2 प्रोसेस थे, मेरा बड़ा वीआईपी काम चल रहा था, 4 किए मैंने फिर भी मेरा गुजारा हो रहा था, हर प्रोसेस को 5 फ्रेम स्टिल मिले हुए थे। 10 तक भी चलो कह लो कि ठीक था, लेकिन काम खराब होना शुरू हो गया। तो उसके बाद जैसे जैसे मैंने बढ़ाना शुरू किया, 20 तक मैं लेके गया, तो मेरा तो एक्चुअल यूटिलाइजेशन तो सीपीयू किया वो तो 0 हो गई है। सिर्फ और सिर्फ अब क्या हो रहा है, पेज फॉल्ट हो रहा है। हर सेकंड के बाद हर प्रोसेस अपना नया पेज कह रहा है कि मुझे ला के दो, सीपीयू फिर वो नया पेज ला रहा है। उसके बाद फौरन से नया अगला प्रोसेस कह रहा है P2 के मुझे भी नया पेज ला के दो। अब उसका पेज लेके आया था, फौरन से P3 ने भी कह दिया कि मुझे भी नया पेज चाहिए। तो अब सीपीयू काम में लगा रहेगा। तो ये जो कंडीशन होती है कि आप अगर आप कोशिश करते रहो मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को बढ़ाने की, तो तब इस वजह से एक काज ये है कि आपके पास थ्रेशिंग हो सकती है, बल्कि हो सकती है, क्या कि हो जाती है। अब हम दूसरी काज को देखते हैं, लैक ऑफ फ्रेम्स। ये भी बिल्कुल उससे मिलती जुलती ही है। लैक ऑफ फ्रेम से मुराद है फ्रेम की कमी। अभी हमने देखा था कि फ्रेम पहले ज्यादा थे हर प्रोसेस के पास, तो ठीक था। लैक ऑफ फ्रेम से मुराद ये है कि अब प्रोसेस के पास नंबर ऑफ फ्रेम्स कम हो गए, जाहिर उसकी पेज फॉल्ट रेशो बढ़ जाएगी। पेज फॉल्ट रेशो बढ़ेगी तो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंक्रीज करेगी तो थ्रेशिंग हो जाएगी। और इसके अलावा आप कौन सा रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज कर रहे हो पेजेस को रिप्लेस करने के लिए, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। आपका एल्गोरिदम इतना अच्छा होना चाहिए कि वो पेज फॉल्ट की रेशो को कम करे। जैसे हमने देखा था कि ऑप्टिकल पेज रिप्लेसमेंट
उसकी पेज फॉल्ट की एक सेम स्ट्रिंग पे रेशो कम करता था, जबकि फीफो वगैरह थे उनकी ज्यादा थी। तो ऐसा रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम आपने बनाना है जो पेज फॉल्ट की रेशो को कम रखे। अगर आपने बिल्कुल कोई अनएफिशिएंट सा एल्गोरिदम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में अप्लाई किया हुआ है कि ठीक है जिस तरह भी आ रहा है चलने दो, तो फिर तो जाहिर है पेज फॉल्ट की रेशो हाई होगी, आपने इस चीज को कंट्रोल ही नहीं किया हुआ रिप्लेसमेंट के थ्रू, तो उसकी सूरत में थ्रेशिंग आने के चांसेस डेफिनेटली हाई होंगे। अच्छा चलें जी, थ्रेशिंग हो गई, अब हम इसकी रिकवरी की तरफ चलते हैं कि रिकवरी कैसे पॉसिबल है। अच्छा पहले हम देखेंगे कि इसकी प्रिकॉशनरी टेक्निक्स क्या हैं और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में थ्रेशिंग को कंट्रोल किया कैसे जाता है। तो रिकवरी देखो जी, वो कहता है कि डोंट अलाउ द सिस्टम टू गो इनटू थ्रेशिंग, कि आप सिस्टम को अलाउ ही ना करो। कैसे? बाय इंस्ट्रक्टिंग द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। क्या काम है जी लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का? सर वो हमारे जॉब क्यू से रेडी क्यू में लाता होता है, हार्ड हाँ, तो ये इसका हार्ड काम डिस्क था। से रैम में लाता है, मेन बिल्कुल मेमोरी। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर करता है, हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लेके आता है। यानी यही तो बढ़ा रहा है मल्टी ऑफ डिग्री प्रोग्रामिंग को, यही तो प्रोसेस को लेके आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस ग्रीडी उसकी अप्रोच है, हमेशा लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ग्रीडी अप्रोच पे काम करता है। तो इसको आप कंट्रोल करो, इसको कहो कि नहीं भाई आप इतने ज्यादा प्रोसेस ना लेके आओ। अब ये कैसे करोगे? जाहिर ऑपरेटिंग सिस्टम की कोड के अंदर आप हर चीज को देखोगे, लेकिन एक तरीका यह है कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर को अगर आपने कंट्रोल कर लिया कि आप इतने ज्यादा प्रोसेस ना लेके आओ, तो डेफिनेटली आपकी जो है ना स्टार उसकी थ्रेशिंग की रेशो जो है ना वो कम हो जाएगी। अच्छा, इफ द सर सिस्टम इज इस तरह ऑलरेडी, फिर सर सर इस तरह तो मीडियम टर्म स्केड्यूलर, ये लॉन्ग टर्म की बजाय मीडियम टर्म स्केड्यूलर वो कंट्रोल नहीं करता, हमारी रिड्यूस करता है इस डिग्री ऑफ मल्टीपल, कंट्रोल करता है एक किस्म का। तो यहाँ वो पर निकालता है। अगला वही पॉइंट आ रहा है, अगला वही पॉइंट आ रहा है, वो निकालता है। जी जी, वही तो मैं बता रहा हूँ सर कि मीडियम टर्म स्केड्यूलर निकालेगा बिल्कुल, अगला पॉइंट उसको। वही है। देखो इफ द सिस्टम इज ऑलरेडी थ्रेशिंग, अगर ऑलरेडी थ्रेशिंग हो चुकी है तो अब और कोई चारा नहीं है कि सिस्टम एक एक करके प्रोसेस को निकालना शुरू करो। और हमने देखा था कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करने के लिए हम मीडियम टर्म स्केड्यूलर यूज करते हैं। और उस वक्त आप कह रहे थे कि सर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों कम करते हैं, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप थोड़ा सब्र कर लो, आगे आगे आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अब देखो कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जरूरी नहीं है कि हम हमेशा हाई करने की कोशिश करें। हमारे पास कुछ सिनेरियोज ऐसे आते हैं कि हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करें, इसलिए हमने मीडियम टर्म स्केड्यूलर को इंट्रोड्यूस करवाया था, खासतौर पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये बात लिखी हुई कि अगर किसी वजह से थ्रेशिंग हो गई है तो आपके पास एक अच्छी अप्रोच ये है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस को रिमूव करना शुरू करो। तो यही बात वो लिखी हुई है, इंस्ट्रक्ट द मिड या मीडियम टर्म स्केड्यूलर टू सस्पेंड सम ऑफ द प्रोसेस, सारे नहीं उनमें से कुछ एक चंद दो चार इस तरह, सो दैट वी कैन रिकवर द सिस्टम फ्रॉम थ्रेशिंग। जाहिर है ऐसा ऐसा जब पेजेस को या प्रोसेस को रिमूव करना शुरू करोगे तो अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी जब थ्रेशिंग खत्म हो जाएगी। ये दो टेक्निक्स हैं। उसके अलावा हम आगे देखते हैं कि एक्चुअल में हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो देखो जी, इससे पहले आप लोकेलिटी आपको समझनी पड़ेगी कि लोकेलिटी वैसे आप क्या कंसेप्ट आपका, जहां जब तक आपने पढ़ा है कि लोकेलिटी क्या होती है, आप जरा बताओ मुझे। लोकेलिटी आप रफ कह लो, इसके आगे सर स्पेशल लोकेलिटी सर के यही है प्रोसेस कि एक लोकेलिटी से सर दूसरी ये लोकेलिटी मूव लोकेलिटी करना। सर लोकेलिटी ये होती है कि अगर आपने एक जगह से कहीं से वो पेज को रेफरेंस किया है, वो उसको मतलब कि आप पेज फॉल्ट के से लाए तो मजीद उसके साथ वाले पेजेस की भी जरूरत पड़ सकती है, तो आप उनको भी साथ ले आओ जो उसके साथ साथ वाले। ठीक है। देखो लोकेलिटी मॉडल जो है ना हम दो तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। कल देखो लोकेलिटी क्या होती है। लोकेलिटी ये होती है कि ऐसे पेजेस एक वक्त में इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे हो, हम उस प्रोसेस की वो उसको कहते हैं कि ये प्रोसेस लेट्स से P1 की लोकेलिटी है। कब? लेट्स से टाइम T1 पे। इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि लेट्स से आपने कोई गेम जो है ना क्लिक किया अपने मोबाइल स्क्रीन पे, लेट्स से PUBG आपने क्लिक की, तो सबसे पहले वो 10 सेंट का लोगो है जो भी है वो आएगा। लेट्स से 10 सेंट का लोगो को सारा कोड पेज P1 में स्टोर है। उसके बाद उसकी जो वो सोल्जर्स आता है जो भी है वो लोगो आएगा, लेट्स से उसको सारा कोड P2 में सेव। इस तरह उसके बाद मेन्यू वाली स्क्रीन आएगी। जब भी आप रन करोगे तीन चीजें हमेशा एक ही दफा मतलब लाजमी होंगी। इसके अलावा भी कुछ चीज होगी, लेट्स से मैं कह देता हूँ P4 में जो लाजमी होती है। अब ये जो है ना जब भी आप किसी प्रोसेस को रन करते हो उसके फर्स्ट मैं कह लूँ 0 से लेके 2 सेकंड, फर्स्ट 2-3 सेकंड कुछ भी एक टाइम लिमिट यूनिट टाइम ले लो, कोई T1 ले लो कि टाइम टीम T0 से लेके T1 तक, इस टाइम में जो है ना PUBG हमेशा ये 4 पेजेस ही यूज करेगी। तो हम कहेंगे कि टाइम T0 से लेके T1 तक इस प्रोसेस की यानी कि PUBG की जो लोकेलिटी है वो प्रोसेस पेजेस P1 P2 P3 और P4 है। यानी कि हम लोकेलिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं
कि सेट ऑफ पेजेस जो एक वक्त में एक प्रोसेस को रिक्वायर होते हैं, ये उसकी लोकेलिटी हो गई। अब लोकेलिटी मॉडल क्या है, ये हम कैसे वर्क करता है, तो आपने पढ़ा होगा कि एक होती है रेफरेंस, सॉरी एक मिनट, एक होती है टेम्पोरल लोकेलिटी जो टाइम से रिलेटेड होती है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया वो टेम्पोरल है। और एक होती है स्पेशल, SAPATIL से, स्पेस से निकला ये वो स्पेशल नहीं है, उस खास वाला स्पेस वाला स्पेशल है, इसलिए इसके स्पेलिंग मैंने बोले हैं। ये स्पेस से रिलेटेड होता है। टाइम से रिलेटेड ये है कि जब भी मैंने एग्जांपल दिया कि टाइम 0 से टाइम T1 के दौरान हमेशा ये पेजेस आपको रिक्वायर होंगे। और स्पेस से मुराद ये कि वो ये कहता है कि अगर आपके पास लेट से इस तरह के पेज पड़े हैं P1 P2 P3 और P4, तो अगर एक प्रोसेस को पेज P1 चाहिए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके बाद उसको पेज P2 चाहिए होगा। ये स्पेस से रिलेटेड आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कैश के इंप्लीमेंटेशन के दौरान, तो थोड़ा हमने इसको देख लिया कि लोकेलिटी मॉडल क्या है और फिर हमने देखा कि लोकेलिटी क्या है। तो पेज फॉल्ट तब आकर होते हैं, अब इस पॉइंट को गौर से पढ़ना है, समझना है। किसी भी प्रोसेस में पेज फॉल्ट तब आकर होता है जब प्रोसेस एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी पे मूव करता है। समझ आए इस पॉइंट की? जी सर आए। किसी को नहीं आया तो पूछ ले। जब भी एक प्रोसेस एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी पे मूव करेगा ना, तब सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल तब हमारे पास पेज फॉल्ट आता है। अब इससे क्या मुराद है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि पेज P1 P2 P3 P4, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक एक दफा ये यूज हो। टाइम T0 से लेकर T1 के दौरान हो सकता है कि ये 10 दफा पेज P1 आया हो, लेकिन अल्टरनेट आया हो, पहले P1 आ गया, फिर P2, फिर अगेन P1, फिर P3, फिर अगेन P1, फिर P4, इस तरह करके आया हो, लेकिन उसकी लोकेलिटी T0 से लेकर T1 तक हमेशा यही रहेगी। अब लेट्स से कि नई टाइम स्लॉट शुरू हुई है T1 से लेकर T2 तक। अब ये कौन सी, मैं पबजी की एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने कोई एक क्या कहते हैं उसको, गेम है या जो भी है वो शुरू कर ली। अब जाहिर है ये पेजेस रिक्वायर नहीं है, अब आपको कोई नए पेजेस रिक्वायर है। एक पेज है लेट्स से P5 जो ग्राफिक्स वगैरह को आप कंट्रोल कर रहा है। अब मैंने एग्जैक्ट वो गेम कभी खेली नहीं है, लेकिन जो मैं सुनता रहता हूँ, P6 है लेट्स से कि वो जो जहाज आपको ड्रॉप करता है उसका कोड इसमें है। तो उसके बाद P7 जहां जिस भी घर में गिरते हो आप शुरू शुरू में, अगर कोई ऐसा है तो P7 लेट्स से, और P8 भी कोई इस तरह की कोई चीज लगा लो। तो T1 से T2 के दौरान क्या हो गया, आप जहाज में बैठ के जा रहे हो, उस दौरान जो P5 P6 P7 अल्टरनेटिवली आ रहे हैं, लेकिन आएंगे यही, इसके अलावा नहीं आएगा। तो लेट्स से एक दफा आप ड्रॉप हो गए हो, T2 टाइम स्लॉट जो है ना वो आपकी आ गई है। उसके बाद शुरू हुई है T3 या T2 से लेकर T3 तक। इसमें आपको कोई और पेजेस चाहिए होंगे, भागोगे आप, भागने वाला जो है वो कोड जो है वो एक पेज पे सारा लिखा हुआ है, उससे रन टाइम पे ग्राफिक्स जनरेट हो रहे हैं, दरख्त बन रहे हैं, पहाड़ बन रहे हैं, उस पर एक अलग कोड लिखा हुआ है। इस तरह की चीज वो हमेशा जो है ना सेम ही रहेगा जब तक आप उसी एक लोकेलिटी के अंदर, सॉरी ग्राउंड के अंदर या जिस भी जगह पे आप वहां मूव करते रहोगे, वही पेजेस अल्टरनेटिवली आते रहेंगे। तो देखो कब पेज फॉल्ट हमारे पास हुआ था, जब हमने P1 P2 P3 4 P4 लेट्स से कि सारे पेजेस 10 10 25 25 दफा यूज हो रहे थे, लेकिन हम यही पेज यूज हो रहे थे और हम रैम में इनको चारों को लेके आ चुके थे, कोई भी पेज फॉल्ट नहीं हो रहा था। जो भी यूज हो रहा था, जब जो भी जिसका भी रेफरेंस मांगा जा रहा था वो ऑलरेडी रैम के अंदर मौजूद था। लेकिन जैसे ही P5 पेज आया और उसके साथ मतलब मुझे पता था कि ये सारे कोड P6 P7 P8 के साथ लिंक है, तो मेरा कहने का मतलब ये कि एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी पे मैंने मूव किया, तो दूसरी लोकेलिटी पे मैंने मूव किया, फिर मेरे पास पेज फॉल्ट आना शुरू हुआ। अब P5 को मुझे लेके आना पड़ा है पहला P फॉल्ट, फिर P6 को लेके आना पड़ा है दूसरा पेज फॉल्ट, फिर P7 को लेके आना पड़ा है तीसरा पेज फॉल्ट, फिर P8 को लेके आया फिर चौथा पेज फॉल्ट। हाँ, अभी 2 4 10 सेकंड के लिए सिर्फ यही पेज यूज होंगे, जहाज के अंदर जितना भी है वो एक ही दफा आपने लिख दिया, वो 10 12 सेकंड तक ही वही यूज होता रहेगा, इस तरह करके। हाँ, जैसे आप नीचे गिर जाओगे, आप अपनी गन या जो भी स्कोप वगैरह निकालोगे, वो नया पेज का कोड होगा, लेट्स से वो P9 है, तो वो आपको पेज फॉल्ट होगा, आपको नया लाना पड़ेगा। तो पेज फॉल्ट हमेशा तब आकर होता है जब आपका प्रोसेस एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में मूव करता है। तो आपने समझ लिया कि लोकेलिटी क्या है। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखो वर्क, एक ये अच्छी टेक्निक है हमारे पास, जो बेहतर टेक्निक है दो, एक तो है वर्किंग सेट मॉडल और दूसरा हमारे पास है पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी। वर्किंग सेट मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छे से समझना है कैसे वर्क करता है क्या है। लोकेलिटी मॉडल इसका पहला पॉइंट है, मैंने समझा दिया कि क्या है लोकेलिटी यार। अच्छा देखो, द सेट ऑफ पेजेस अ प्रोसेस इज करंटली यूजिंग इज कॉल्ड इट्स वर्किंग सेट। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी, शुरू शुरू में P1 से लेके P4 पेजेस तक वो यूज कर रहा था,
तो हम कहेंगे कि टाइम T0 से लेके T1 तक इसका जो वर्किंग सेट है वो ये 4 पेजेस हैं, P0, P1, P2, P3 जो भी है। और वर्किंग सेट को हम लैम्डा से जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं, इसी जो अभी हमने बोला था वर्किंग सेट। तीसरा या चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, पेज फॉल्ट विल अकर ओनली व्हेन प्रोसेस मूव फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर। ये भी हमने चीज समझ ली कैसे, अभी अब इलस्ट्रेशन से आपको थोड़ा सा मजीद समझ आएगी। देखो ये क्या है, सर वर्किंग इसे सेट डेल्टा नहीं हमें समझ कहते? वो साइज को बोलते हैं डेल्टा। सर इसको डेल्टा, और लैम्डा तो दूसरा होता था ऐसे, वो क्रॉस सब बना से बना हुआ। सॉरी डेल्टा, डेल्टा लैम्डा कह रहा हूँ, सॉरी डेल्टा। ठीक है बिल्कुल, सर ये डेल्टा है सर। बिल्कुल डेल्टा। देखो जी, अब इस तरह एग्जांपल लेना, अब आपको समझ आएगा कि सर आप कहने से क्या मुराद था। अब देखो T0 यहां से स्टार्ट हुई है टाइम स्लॉट, और वो यहां तक एक्सपेंड की हुई है। जो आगे आखिरी 4 के बाद डॉट डॉट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि यही पेजेस दोबारा किसी भी रैंडम तरतीब में यूज हो रहे हैं। तो T1 तक यही पेज यूज हो रहे हैं। देखो पहले पेज 4 आया, फिर 7, फिर 3, फिर 7, फिर 4, फिर 7, 7, 4, 3, 7। देखो बेशक ये 25-30 पेजेस हैं जो T0 से लेकर T1 तक यूज हो रहे हैं, लेकिन पेज ये 3 ही है सिर्फ। कौन कौन से? पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 7। हाँ, ये मुख्तलिफ ऑर्डर में यूज हो रहे हैं, कभी कोई किसी की जरूरत पड़ रही है, कभी किसी की जरूरत पड़ रही है, कभी किसी की। तो हमने देखा कि ये T0 से लेकर T1 तक जो है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 पेजेस चाहिए, और वो कौन कौन से हैं? 3, 4 और 7। तो अब ये वर्किंग सेट मैंने निकाला इसका, जिसको आप डेल्टा बोल रहे थे। अब इससे क्या फायदा है? इसका फायदा ये कि देखो, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बताऊंगा कि जब भी ये पबजी गेम है, ये जो प्रोसेस है, आप लॉन्च करोगे तो इसके T0 से लेके T1 ये कोई भी रेंज हो सकती है। इस टाइम के दौरान इस प्रोसेस को आपने 3 फ्रेम लाजमी एलोकेट करने हैं। ये मुराद नहीं कि सिर्फ ये 3 पेज यूज कर रहा है, हो सकता है कि वो अल्टरनेटिवली बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हो, लेकिन ये यूनिक पेजेस सिर्फ और सिर्फ 3 यूज करेगा इस टाइम स्लॉट के दौरान। अगर तो आपने इसको ये 3 फ्रेम एलोकेट कर दिए T0 से लेकर T1 तक, तो इसमें कोई भी पेज फॉल्ट नहीं आएगा, और ये बिल्कुल सक्सेसफुली अपने आप को एग्जीक्यूट भी करेगा, और पेज फॉल्ट नहीं आएगा तो इसका मतलब है थ्रेशिंग आने के चांसेस मिनिमम है। हाँ, अगर आप इसको यहाँ पे 3 की बजाय 2 फ्रेम दे देते हो, और हमें पता है कि इसका वर्किंग सेट 3 है, यानी कि इसको 3 यूनिक पेजेस चाहिए होंगे T0 से लेकर T1 के दौरान, तब इसके पेज फॉल्ट आने का चांसेस आएगा। अच्छा, आप 2 से कम करके मजीद 1 कर देते हो कि सिर्फ 1 फ्रेम देते हो इस टाइम स्लॉट के अंदर इसको, तो फिर और ज्यादा पेज फॉल्ट आएंगे, तो और ज्यादा थ्रेशिंग के चांसेस होंगे। तो वर्किंग सेट मुझे बताता है कि नंबर ऑफ इतने कम से कम मुझे फ्रेम चाहिए इस टाइम स्लॉट के दौरान, अगर आप थ्रेशिंग को मिनिमाइज करना चाहते हो, दूसरे लफ्जों में पेज फॉल्ट को मिनिमाइज करना चाहते हो। तो देखो T0 से लेकर T1 तक बहुत सारे पेजेस यूज हुए हैं, रेफर हुए हैं, लेकिन यूनिक पेजेस 3 हैं, तो उसका मतलब है वर्किंग सेट 3 है, 3 फ्रेम मुझे इस टाइम स्लॉट के दौरान चाहिए। नेक्स्ट, T1 से लेके यहाँ पे ये T2 है, T1 से लेके T2 तक मुझे 1, 3, 2, 4, 5, 3, 2 इस तरह के मुख्तलिफ पेजेस चाहिए, लेकिन लोकेलिटी सेम है। 5 यूनिक पेजेस हैं, कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर है उनका। उसका मतलब है कि अगर मैं चाहता हूं कि टाइम स्लॉट T1 से लेके T2 तक मेरे सिस्टम में एक तो पेज फॉल्ट ना आए, और नंबर ऑफ थ्रेशिंग जो है वो उसके चांसेस मिनिमम रहे, तो मुझे इस स्पेसिफिक प्रोसेस को इस टाइम स्लॉट के दौरान 5 फ्रेम लाजमी एलोकेट करने पड़ेंगे। अगर मैं 4 करूंगा, चांसेस बढ़ जाएंगे थ्रेशिंग के, पेज फॉल्ट के। 3 करूंगा तो और बढ़ जाएंगे, 2 करूंगा तो और बढ़ जाएंगे। अब आपको समझाना शुरू हो गई चीज। इसी तरह T2 से लेकर T3 तक ये थर्ड मेरे पास लोकेलिटी है, जो टेम्पोरल लोकेलिटी है। इसमें देखो पेजेस तो बहुत ज्यादा तादाद में रेफर हो रहे हैं, लेकिन यूनिक पेजेस मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। कौन से? पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9। यानी कि T2 टाइम स्लॉट लेके T3 के, यानी कि लेट से ये कोई भी हो सकता है, 10:11 से लेके 10:15 तक, कोई इस तरह का एक टाइम स्लॉट ले लो। अगर इस सिस्टम में इस टाइम के दौरान इस प्रोसेस को 2 फ्रेम दिए, तो फिर मेरे पास नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी 0 रहेगा, और थ्रेशिंग के चांसेस भी मिनिमम रहेंगे। हाँ, अगर आप इसके नंबर कम कर देते हो, नंबर ऑफ फ्रेम 1 कर देते हो, तो फिर आपके पास नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी इंक्रीज कर जाएगी, और थ्रेशिंग की रेशो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये वर्किंग सेट मॉडल है कि आप पहले लोकेलिटी ढूंढो, उस लोकेलिटी में फिर उसको वर्किंग सेट ढूंढो, उसकी तादाद कितनी है, तो उस फिर जब भी वो उस लोकेलिटी में मूव करेगा प्रोसेस, तो आप उसको उतने ही फ्रेम जो है ना एलोकेट कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 0 हो जाएगा। नई लोकेलिटी में मूव किया, उस नई लोकेलिटी का भी आपने वर्किंग सेट पहले से निकाला हुआ है,
तो जैसे ही वो नई लोकेलिटी में मूव करेगा उसके तो वर्किंग सेट के मुताबिक उसको फ्रेम एलोकेट कर दो। अगेन पेज फॉल्ट पहली दफा तो जाहिर होगा, उसके बाद अगेन जब तक उस लोकेलिटी के अंदर रहेगा पेज फॉल्ट नहीं आएगा। इसी तरह जब वो तीसरी लोकेलिटी पे मूव करेगा उसको भी वर्किंग सेट आपने निकाला हुआ है, वर्किंग सेट के मुताबिक उतना ही फ्रेम उसको दे दो आपके पास, जब तक वो टाइम स्लॉट रहेगी आपके पास जो है ना पेज फॉल्ट 0 रहेगा और थ्रेशिंग भी आपके पास मिनिमम रहेगा। ठीक है जी सर ठीक है। समझ आती है? सर ठीक। मेरा एक क्वेश्चन है जी पूछे। सर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पेज फॉल्ट का पता होता है जब प्रोसेसर को ये चीज़ें चाहिए होती हैं, पेजेस रिमूव कर रहा है, अप कर रहा है, डाउन कर रहा है, तो उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि यहाँ पे पेज फॉल्ट हो रहा है? तो कौन इसको करता है? और हमने देखा था ट्रैप जनरेट होती है, जब भी पेज फॉल्ट आएगा ट्रैप जनरेट होगी, और जब भी ट्रैप जनरेट होती है तो हम अपना कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को शिफ्ट कर देते हैं कि भैया आप करो। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये लो स्क्रीन पे देखते रहना, मैं स्लाइड ओपन करता हूँ। ये देखो, ये जो सिलेंडर साइड पे शो हो रहा है, स्लाइड शो होगी आपको, हार्ड डिस्क शो हो रही है। जी सर, हो रही है सर। यहाँ पे इसको ये इंस्ट्रक्शन चाहिए थी, उसने कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया था, हमने 13 की एग्जांपल ली थी, तो उसने सबसे पहले पेज टेबल में देखा, उसको नहीं मिला, तो देखो उसके बाद सेकंड नंबर पे जो लिखी हुई है कि जो भी काम हो रहा है, सेकंड स्टेप लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? जी सर, ट्रैप सर ट्रैप ट्रैप लिखा हुआ है। पे कोई ट्रैप भी का एरो कहाँ पे जा रहा है? ट्रैप का एरो कहाँ पे जा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग जी, सिस्टम आप पे। हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम को डेफिनेटली इसको इन्वॉल्व करोगे तो वही तो आपको सारी सर्विस रूटीन, इसकी पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन प्रोवाइड करेगा। सर फिर अगला क्वेश्चन ये है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीज़ें देख रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, तो फिर वो मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज क्यों करता है? फिर वो वहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग को रोक के खुद इन चीज़ों को मैनेज करे, या इसका कोई एक और मैकेनिज्म डिजाइन किया जाए? वो जो दूसरा पॉइंट आप देखिए बता हमारे रहे थे पास, ना कि ठीक जी सर है आप बोले। बोलें। सर मैं मैं कह कह रहा रहा हूँ था देखिए कि हम सर आप जो दूसरा पॉइंट बता रहे थे ना कि जो हमारा थ्रेशोल्ड आता है, उसकी दूसरी रीज़न ये भी होती है कि एक तो ये है कि फ्रेम कम पड़ गए, पेज फॉल्ट हो रहा है, दूसरी रीज़न ये भी है कि आपस में मल्टी प्रोग्रामिंग का लेवल इंक्रीज करते हैं। तो जब वो ऑपरेटिंग बिल्कुल, सिस्टम को पता चल रहा है कि बार बार ट्रैप जनरेट हो रही है, तो वो फिर क्यों मल्टी प्रोग्रामिंग का लेवल इंक्रीज कर रहा है? ये मेन क्वेश्चन है मेरा। लेकिन नहीं, काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड पैरेलली रन कर रहे होते हैं। अब उसको उसको जब उसको पता चलेगा कि रैम के अंदर या सीपीयू की यूटिलाइजेशन लो हो गई है, तो हमारी सबसे मेन प्रायोरिटी होती है सीपीयू यूटिलाइजेशन। और मैं हर लेक्चर में जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है मैं बताता हूँ कि सबसे जो कीमती कॉस्टली आपके पास जो डिवाइस लगी हुई है आपके पूरे सिस्टम में, वो आपका सीपीयू है। तो इतनी कॉस्टली चीज है, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करता है कि वो फ्री बैठा है, तो उसकी कोशिश होती है कि इसको मैं काम पे लगाऊं। जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी यही होती है कि सबसे ज्यादा हम सीपीयू को जो है ना मैक्सिमाइज, इसकी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करें। तो जब वो डिटेक्ट करता है, एक और ने डिटेक्ट किया कि उसकी यूटिलाइजेशन जो है ना वो लो हुई है, तो उसने अपने हिसाब से काम किया। अब ये तो नहीं, अब लेट्स हर दफा तो थ्रेशिंग नहीं होगी। अब वाकई ये सिस्टम में प्रोसेस मौजूद ही नहीं है रैम के अंदर, लेके नहीं आया अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसको, तो उस सूरत में भी उसने डिटेक्ट किया कि हाँ यार इसके अंदर प्रोसेस नहीं है, तो वो लेके आएगा। अगर वो आप कहो कि सर वो उसको डिटेक्ट करना ही नहीं चाहिए कि वो प्रोसेस लेके ही ना आए, तो ये नहीं है ना, उसको सारे कोड पैरेलल रन कर रहे होते हैं, उसने हर हिसाब से देखना पड़ता है। अबे उसका उसको कोडिंग कर दी गई है कि यार जब भी आप लोग को लगे ना सीपीयू यूटिलाइजेशन लो है, तो आप जो है ना पेजेस को लेके आ जाओ, ये प्रोसेस को लेके आ जाओ। हाँ उसके बाद जो सिचुएशन जनरेट हो रही है उसको हैंडल करने के हमने अलग से कोड कर दिया कि हाँ अगर ये पेजेस लेके आ रहा है और उसके नतीजे में ये काम हो रहा है तो ये कर दो, अगर ये काम नहीं हो रहा तो उसको अपनी जितनी भी यूटिलाइजेशन है वो जारी रखने दो। सर बस यहाँ पे एक माइंड में चीज़ आती है कि ये जो प्रोसेस चेक करना कि प्रोसेसर पे जो लोड है वो कम है, और दूसरी साइड पे पेज फॉल्ट रेट या थ्रेशिंग, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए, ताकि मल्टी लेवल का, मल्टी प्रोग्रामिंग का या प्रोग्रामिंग का जो लेवल इंक्रीज हो के सीपीयू की यूटिलाइजेशन डाउन होती है, वो यहीं देखिए पे अगर कोई मैनेज हो जाए। प्रॉब्लम जनरेट सर हो रहा है मैं ना, इसमें तो थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसका सोल्यूशन भी आपको दिया है। सर मैं यही मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि भाई आप ये देखेंगे जो ये थ्रेशिंग को कंट्रोल करने की टेक्निक है, ये भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवा रहा है ना। एक मसला आया उसको फिर वही हाँ डील कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अलाइन करेगा, ये इसलिए तो ये टेक्निक सर ने वर्किंग सेट मॉडल वाली और
पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी वाली डिस्कस की हैं, ये भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक हो ये सब्जेक्ट ठीक हो पढ़ाने का मकसद हमें ये है, क्योंकि हम तो कोडिंग करते नहीं है ना। आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो आपको बकायदा सारी चीजें कोडिंग से करवाई जाती हैं। उनका ये होता है कि आप अपना कोई छोटा मोटा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डिजाइन करो। तो उन्होंने ये कोडिंग अगर फॉर एग्जाम्पल थ्रेशिंग को हैंडल किए बगैर कर दी और ये सारा काम हो रहा है तो उसमें थ्रेशिंग आ जाएगी तो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम करेगा नहीं। तो इन्होंने इसलिए हमें पढ़ाया भी है और फिर उसको बताया कि इससे मसले मसाइल होंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है, ताकि जब आप खुद से इंप्लीमेंट करो तो आपको ये चीजें पता हो। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क मैनेजमेंट के नाम से। ये पहले तो हम शामिल नहीं किया करते थे, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से आ गया था स्कैन एल्गोरिदम में से, तो उसकी वजह से फिर हमें 6 के 6 एल्गोरिदम अब शामिल करने पड़े हैं, हालांकि ये पीएमएस के सिलेबस में शामिल नहीं। तो इसमें हम देख लेते हैं अब डिस्क मैनेजमेंट में। ये हमारा आखिरी टॉपिक है जो सिलेबस के मुताबिक है, पीपीएससी का भी और पीएमएस का भी, बल्कि पीएमएस में तो ये है ही नहीं। तो ये हमने एक्स्ट्रा, पिछले दफा शायद मैंने ये नहीं करवाया था क्योंकि आज मैंने चेक किया तो ये स्लाइड नहीं थी, तो मैंने ये आज ही प्रिपेयर की। डिस्क मैनेजमेंट को देख लेते हैं। डिस्क से बता दें यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज, उसकी जो मेन चीजें जो मतलब पीपीएससी में आने के चांसेस हैं हम वही करेंगे, सारा कुछ इसको नहीं करेंगे, खासतौर पर एल्गोरिदम जो एक दफा पहले भी आ चुके हैं। एक मिनट में इसको रिफ्रेश कर लूँ। अच्छा, इन्होंने पिछले बैच से हमारे साथ कंटिन्यू किया था ना, जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता था, या जिन्होंने ले लिया तो उसके बावजूद उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें दोबारा से लेने दें। जैसे वो जावेद थे और एक और लड़का तो उस्मान था। तो उनका आज लास्ट लेक्चर होगा। इसी तरह काफी लड़के हैं जिनका सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम रहता था, तो उनको मैं जो है ना ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। तो इसको एज ऑफेंसिव नहीं लेना कि सर ने हमें ग्रुप से निकाल दिया। तो आप ऑलरेडी थर्ड ग्रुप में मौजूद हो, कोई भी न्यूज़ हुई, कोई भी डाटा मजीद मुझे मिला या कुछ चीज़ हुई तो मैं थर्ड ग्रुप में भी लाजमी शेयर करता हूँ। तो इसको ऑफेंसिव नहीं लेना जो भी आज रिमूव हो। तो देखिए जी, पहले हम डिस्क स्ट्रक्चर को देखेंगे हल्का सा इसलिए देखेंगे क्योंकि इसको हम इंशाल्लाह जब बीटीज पढ़ेंगे, जिन्होंने डेटाबेस मेरे साथ पिछले सेशन से लिया है उनको पता होगा कि मैं डेटा बेस में इसको अच्छे से समझाऊंगा कि डिस्क स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है, और उसके बाद हम वहाँ पे भी ट्री शुरू करेंगे तो हमें समझ आएगा। अब हमारा मेन फोकस होगा डिस्क शेड्यूलिंग पे कि डिस्क शेड्यूलिंग कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंप्लीमेंट की जाती है। तो डिस्क स्ट्रक्चर देख लें, उसमें 3 मेन चीजें हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैक्स, सेक्टर और रीड राइट हेड। अब मैं इसको बारी जल्दी से बता देता हूँ कि ये क्या चीज होती है। देखिए, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे इलस्ट्रेशन। आपकी हार्ड डिस्क जो, एक मिनट, आपका हार्ड डिस्क जो है ना, आपको पता है कि मैग्नेटिक डिस्क है या इस तरह की कोई हार्ड डिस्क है, तभी इसको हार्ड कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि ट्रैक बने होते हैं बिल्कुल उसकी पैरीमीटर के साथ साथ। जैसे आप किसी भी पार्क वगैरह में जाएं तो ट्रैक्स बना होता है कि ये जॉगिंग ट्रैक है, इस तरह करके बिल्कुल पैरामीटर उसकी पैरीमीटर के आसपास। तो बिल्कुल किसी भी हार्ड डिस्क में जो है ना इस तरह करके लाइनें ड्रा हुई होती हैं, बड़ी नैनो सी लाइंस होती हैं, आपको प्रॉपर नजर नहीं आती बगैर किसी टूल के, लेकिन होती हैं, काफी सारी होती हैं। और जो हमारे पास हार्ड डिस्क है ना आजकल, वो मल्टीप्लेटेड होती है, यानी कि इस तरह की काफी सारी डिस्क जो है ना एक प्लेट के आपस में जुड़ी होती हैं। तो अभी हम सिर्फ एक ऊपर वाली को कह लो उसका क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं, तो इस तरह करके ना काफी सारी लाइन बनी होती है। इनमें से जो हर एक लाइन है उसको हम बोलते हैं ट्रैक। अब ये ट्रैक जो है ना मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है। ये मैं कर रहा हूँ जिसको अपना नजर भी आ रहा है, और मैं इनको शेडेड भी कर देता हूँ उनमें से एक दो का ना। ये जो मैंने अभी ड्रा किया है मजीद जो ट्रैक एक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ होता है, इनमें से हर एक टुकड़े को हम बोलते हैं सेक्टर। और इसी तरह जो मजीद सेक्टर है ना, इसके अंदर बने होते हैं ब्लॉक्स। 512 KB का ज्यादातर हमारे पास जो है ना एक ब्लॉक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इस तरह करके। यानी कि सेक्टर के अंदर हो सकता है काफी सारे ब्लॉक, वो डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड डिस्क का साइज कितना है, उसमें एक सेक्टर का साइज कितना है, और सेक्टर के अंदर फिर मजीद नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं। लेकिन एक ब्लॉक का साइज जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम 512 KB ही होता है।
तो आपका एक्चुअल डाटा है ना वो इन ब्लॉक्स के अंदर स्टोर होता है। आपने कोई चीज भी करानी है, सबसे पहले आप उसका ट्रैक नंबर देते हो कि लेट्स से कि मैं अभी नंबरिंग दे देता हूँ, बाहर वाला मेरे पास ट्रैक नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है एंड सो ऑन। तो मैं कहूँगा लेट्स से सबसे पहले ट्रैक नंबर 2 पे जाओ। अब ये कैसे जाते हैं हम इसको देख लेते हैं। उस बाद मैं कहूँगा ट्रैक नंबर 2 में जाके सेक्टर नंबर लेट्स से 192 पे जाओ। उसमें काफी सारे सेक्टर होंगे एक पूरे ट्रैक में, उसका सेक्टर नंबर मैंने दे दी किस में जाना है। उसके बाद फिर मैं तीसरा जो ऑफसेट दूंगा वो मैं नंबर ऑफ ब्लॉक का दूंगा, किसका अंदर लेट से 12 ब्लॉक है, मैं कहूँगा 11वें ब्लॉक में जो मेरा डाटा पड़ा है। तो अगर आपने कोई भी डाटा एक्सेस करना है हार्ड डिस्क के अंदर तो आपको 3 चीजें ये लाजमी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, कौन से वो ट्रैक पे मौजूद है, कौन से सेक्टर में मौजूद है, और उस सेक्टर में कौन से ब्लॉक के अंदर वो डाटा मौजूद है। और ब्लॉक के अंदर मजीद कहीं आप देख लो कि डिवीजन हुई होती है वर्ड्स के अंदर या बाइट्स के अंदर, तो इसलिए हमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ब्लॉक्स तक आप पहुंच गए तो दैट्स इट। अब होता क्या है कि देखो एक स्पिंडल होता है इसका, ये मूव करता है, और बिल्कुल इसी तरह जो है ना एक आपके पास आर्म हेड होता है, ये भी मूव करता है। अच्छा, जब स्पिंडल मूव करता है ना तो उससे आपका जो है ना सेक्टर चेंज होता है, बात याद रखनी है। आर्म के मूव करने से सेक्टर चेंज होगा, तो स्पिंडल, ये बीच वाला स्पिंडल जो है, और जो आपका आर्म हेड है ये टू एंड फ्रो मूव करता है आगे पीछे। इसके इस तरह मूव करने से जो है ना आपका ट्रैक चेंज होगा। लेट्स से कि आपका अभी जो है ना ट्रैक नंबर 1 पे मौजूद है ये हेड, ये जो रीड राइट हेड इसको बोलते हैं कि यही रीड करता है और यही राइट करता है। ये ट्रैक नंबर 1 पे मौजूद है, आपने डाटा रीड करना है ट्रैक नंबर 3 से, तो सबसे पहले आप रीड राइट हेड को कहोगे कि इस डिस्क को जो है ना आप मूव करके ट्रैक नंबर 3 पे लेके आए, किसको, रीड राइट हेड को। तो ये थोड़ा सा अपने आप को मूव करके जो है ना लेट्स से ये ट्रैक नंबर 3 है यहाँ पे ले आएगा। उसके बाद स्पिंडल को कहा जाता है कि लेट्स से इसके अंदर 20 सेक्टर बने हुए हैं कि आप 16 नंबर सेक्टर पे जो है ना मेरा डाटा पड़ा है, तो 16 नंबर सेक्टर तक मुझे पहुंचाया जाए। तो स्पिंडल मूव करेगा, उससे जो है ना आपका 16 नंबर जो होगा सेक्टर वो बिल्कुल आर्म हेड के नीचे आ जाए, इस आर्म हेड के नीचे, और वहां से फिर जो भी ब्लॉक होगा उसके थ्रू आप डाटा रीड या राइट कर लेते हैं। इसको हम मजीद इंशाल्लाह ताला देखेंगे, ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, ये प्लेटर क्या है, सिलेंडर क्या है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम देखेंगे। अभी के लिए इतना है, सेक्टर, ट्रैक, ब्लॉक, रीड राइट हेड और स्पिंडल, ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। अच्छा, डिस्क शेड्यूलिंग में जैसे हमने पहले सीपीयू शेड्यूलिंग में टाइम्स देखे थे, तो डिस्क शेड्यूलिंग में हम कुछ टाइम देख लेते हैं कि टाइम्स क्या होते हैं, फिर हम ये आगे जब एल्गोरिथम हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। तो सबसे पहले सीक टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब ये डिस्क शेड्यूलिंग में से एक एमसीक्यू आ चुका है, तो हो सकता है कि मजीद भी उठाए वो। तो अगर वो शेड्यूलिंग में से नहीं उठाता तो टाइमिंग में से उठाना हो सकता है कि पॉसिबल है। तो सीक टाइम अपने याद रखना क्या होता है। देखो क्या है, सीक टाइम इज द टाइम इन लोकेटिंग द डिस्क आर्म टू अ स्पेसिफाइड ट्रैक। मैंने बोला था कि डिस्क आर्म मूव करता है तो ट्रैक चेंज होता है, तो कह रहा है कि जितने देर में डिस्क आर्म अपने आप को मूव करके मतलूबा ट्रैक तक ले जाता है जहां से उसने कोई डाटा रीड करना हो या राइट करना हो, इतने टाइम को हम बोलते हैं कि सीक टाइम। समझ आ गई इसकी? यस सर, समझ आ गई। जी सर। ये सर आ अभी वो गई। ट्रैक नंबर 4 पे मौजूद है, और आपने जो नेक्स्ट डाटा रीड करवाना है या राइट करवाना है वो ट्रैक नंबर 7 में करवाना है, तो उसको मूव करवा के ट्रैक नंबर 7 तक लेके जाएगा। कितनी देर में ये मूव करा के अपने आप को ट्रैक नंबर 7 तक लेके जाएगा, बस इसी को हमने बोला है कि सीक टाइम है। फिर रोटेशनल लेटेंसी है, ये क्या है जी? देखो ये सेक्टर से रिलेटेड आपको पता चल गया होगा। एक सेकंड में बैटरी it is the time taken by the desired sector to rotate itself to the position from where it can access the read write head। यानी कि मैंने बताया था स्पिंडल मूव करेगा, स्पिंडल के मूव करने से सेक्टर मूव करेगा, तो जितनी देर में सेक्टर मूव करके खुद को रीड राइट हेड के नीचे लेके आएगा, इतनी देर की टाइम लगेगा, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी। तीसरा हमारे पास ट्रांसफर टाइम है। बस ये दो अगर आपको याद भी है तो आगे हमारे पास जो है एल्गोरिथम में वो जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी के लिए आप सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी ही याद रखोगे, ये दो कुछ टाइम। अब डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से क्या मुराद है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो कह रहा है कि लेट्स से अभी आप मौजूद हो 51 पे, तो नेक्स्ट डाटा जो रीड करना है ना वो करना है 71 से, तो आप यही जाहिर है यहाँ तक मूव करके जाओगे,
तो इसमें टर्म होगी सिलेंडर। सिलेंडर अभी के लिए आप सिर्फ यही समझो कि जितनी लेट्स से 51 से 71 में जाते हैं उसको 20 कोई यूनिट लगे हैं, तो ये 20 यूनिट जो है ना, आप कह लो कि सिलेंडर है, आसानी के लिए बस इतने कह लो कि उसको 20 टाइम लगा या 20 सिलेंडर उसने क्रॉस किया। आगे हम मजीद समझेंगे कि सिलेंडर होता क्या। तो इस तरह अगर 71 से उसने लेट्स से 100 पे गया है तो मजीद उसने 29 सिलेंडर को क्रॉस किया। अब ये सिलेंडर की मूवमेंट जो है आगे पीछे होके चेंज हो सकती है, कि हम नंबर ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो देखो डिस्क सेंचुरी एल्गोरिथम हमारे पास कितने हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो रिक्वेस्ट पहले आई है, लेट्स से मेरे पास अभी क्यू में पड़ी है 61, फिर 52, फिर 192, फिर 4, फिर 32, और लेट्स से मेरा हेड है अभी 3 पे, तो 3 से वो डायरेक्ट 61 पे मूव करेगा, यानी कि उसने 58 सिलेंडर को क्रॉस किया। 61 से वो 52 पे जाएगा, यानी कि उसने 9 मजीद सिलेंडर क्रॉस किए। इस तरह वो करता करता जहां जैसे जिस तरतीब में आ रही हो ना वो करता रहेगा, और हम कलेक्टिवली इनके सिलेंडर क्रॉस को आपस में सम कर लेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम ये है। SSTF यानी कि शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, इसमें वो क्या कहता है, उसमें कहता है कि शॉर्टेस्ट सीक टाइम एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेशन उसकी ऐसे है कि लेट्स से वो करंटली मौजूद है ट्रैक नंबर 3 पे, और रिक्वेस्ट जो आई है वो इस हिसाब में आई हुई है 92, 47, 26 और लेट्स से 37। तो वो चेक करेगा कि मैं अभी करंटली मौजूद हूं 3 पे, तो मुझे कम से कम मूव करके कौन से मजीद इन रिक्वेस्ट पे मैं जा सकता हूं। यानी कि अगर मैं 92 पे जाऊं तो मुझे 89 सिलेंडर क्रॉस करने पड़ेंगे, अगर मैं 47 पे जाऊं तो मुझे 44 सिलेंडर क्रॉस करने पड़ेंगे, और अगर मैं 26 पे जाता हूं तो मुझे 23 सिलेंडर क्रॉस करने पड़ेंगे, और अगर मैं 3 से 37 पे जाता हूं तो मुझे 34 सिलेंडर क्रॉस करने पड़ेंगे। तो कौन सी इसमें वैल्यू सबसे कम है? 26। 23। मतलब हाँ 26, तो वो 3 से 26 पे मूव करेगा। यानी कि वो कहता है कि सीक टाइम जिसमें शॉर्टेस्ट हो पहले उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर। उसके बाद स्कैन और सी स्कैन और लुक और सी लुक क्या है ये भी हम देख लेंगे। पहले हम FCFS से शुरू करते हैं। देखो FCFS क्या है? FCFS इज द सिंपलेस्ट डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिथम, जैसे हम पहले ही पढ़ते हैं, फीफो हो गया, ये उसी तरह काम करता है। क्या होता है? इंटरटेन्स रिक्वेस्ट इन द ऑर्डर दे अराइव, जिस ऑर्डर में वो आई होंगी उन्हीं ऑर्डर में उनको वो सर्व करेगा। अच्छा, द एल्गोरिथम लुक्स वेरी फेयर एंड देयर इज नो स्टारवेशन। स्टारवेशन होगी जो जिस हिसाब से आया वो आया। स्टारवेशन तो ये होती है ना कि आप पहले आए हो लेकिन आपको फिर भी CPU नहीं मिल पा रहा या आपकी आपको सर्विस नहीं मिल पा रही, तो FCFS कहता है जो पहले आया उसको मिलती रहेगी, जो बाद में आया उसको बाद में मिलेगी, तो इसमें स्टारवेशन के चांसेस नहीं। अब वर्क कैसे करता है हम देख लेते हैं। देखो ये इस तरतीब में आपके पास डिस्क रिक्वेस्ट आई हुई है जो आपकी हार्ड डिस्क ने सर्व करनी है। पहले 45 उसने जाना है, उसके बाद 21 पे, फिर 67 पे, फिर 90 पे, फिर 4 पे, 58, 89 एंड सो ऑन। और करंटली आपका जो रीड राइट हेड है वो 50 नंबर ट्रैक कह लो कि उस पर मौजूद है। तो ये FCFS कहता है कि आप जहां भी मौजूद हो उसके जिस भी तरतीब में रिक्वेस्ट आई हुई है ना उसी तरतीब में चलो। यानी कि मैं पहले 50 से जाऊंगा 45 पे, 45 से मैं जाऊंगा 21 पे, 21 से 67 पे, 67 से 90 पे, 90 से 4 पे एंड सो ऑन। तो इसके हम इलस्ट्रेशन से देख भी लेते हैं कि इंप्लीमेंटेशन कैसी हुई है। तो देखो करंटली मैं शुरू में मौजूद हूँ 50 नंबर वाले ट्रैक पे। तो पहली रिक्वेस्ट आई 45, तो यहां से मैंने मूव कर दिया 45 पे, तो ये बीच में कहीं पे 45 था, मैं 40 और 50 के दरमियान यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट मैंने देखी 21 है, बस 45 से आप 21 पे मूव कर जाओ, तो लो जी मैं 21 पे आ गया। 21 के बाद नेक्स्ट आई हुई 67, तो आप देखो 21 से आप 67 इस तरफ होगा, जाहिर बात है, तो यहाँ पे चले जाओ। 50 से जो ग्रेटर वो इस तरफ होंगी, और 50 से जो लेस वैल्यू है या ट्रैक नंबर है वो उसके लेफ्ट साइड पे होगा, क्योंकि 50 हमने बीच में लिया होगा। 67 से नेक्स्ट मेरे पास आई है 90, तो 90 भी राइट साइड पे होगा, तो आप 90 पे मूव कर जाओ। 90 के बाद मेरे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई हुई है 4 नंबर ट्रैक की, तो 90 से मैं 4 पे मूव कर गया, और ये मुझे पता है कि लेफ्ट साइड पे होगा 50 से, तो इस तरफ में आ गया। 4 के बाद मेरे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई हुई है 50 की, तो मैं 4 से 50 पे मूव कर गया। 50 के बाद मेरे पास 89 की, अब मैं थोड़ा जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा है। 89 पे चला गया मैं, 89 से 52 पे आई थी, 52 पे, 52 से 61 पे, 61 से 81 पे,
एंड लास्ट मेरे पास है 687 से 25 पे, तो मैं यहाँ पे आ गया। तो लास्ट में मेरे पास जो सबसे ये सर्विस पूरी करने के बाद मेरा रीड राइट हेड जो है वो 25 पे खड़ा होगा। इसमें देखो आप निकालोगे कैसे, सिलेंडर मूवमेंट कैसे निकालोगे। पीपीएस के एमसीक्यू के लिहाज तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे निकलती है। इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपने कैसे निकालनी है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें से आप माइनस करोगे डेस्टिनेशन पॉइंट हर एक रिक्वेस्ट के लिए। कैसे, देखो शुरू शुरू में आप मौजूद थे 50 पे, तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने मूव कहां किया 45 पे, तो 50 माइनस 45 ये आपकी पहली रिक्वेस्ट का सिलेंडर क्रॉसिंग हो गया। कितनी कास्ट आपको पड़ी, कास्ट ले लो, जो कि टोटल बनती है 5। तो अभी आप फिर सेकंड रिक्वेस्ट जब आएगी तो आप मौजूद होगे फिर 45 पे, तो आपने जाना है 21 पे, तो 45 माइनस 21, ये जो भी निकलेगा 124, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ट्विस्ट है वो आप देखना। अच्छा 21 पे आप आ गए, उसके बाद 67 है, ये भी ठीक है। इसमें आप अब देखो, जब आप किसी लोअर ट्रैक नंबर से हायर ट्रैक नंबर पे मूव करोगे, पहले तो आपने देखा ना वो ठीक था, 67 पे आपने मूव किया, तो आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दोगे। बड़ी वैल्यू में से आपने हमेशा माइनस करनी है, तो आप 67 में से 21 को माइनस करो, बाकी तरतीब वही है, ठीक है। जी सर। तो ये राइट साइड पे आपको नजर आ भी रही होगी, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो 50 माइनस 45 ये पहले की, 45 माइनस 21 ये दूसरे की, 67 माइनस 21 ये तीसरे की, 90 माइनस 67 फोर्थ, और सो ऑन। और आखिर में करते करते टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर क्रॉस या इसकी टोटल कास्ट जो आई है 376। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो बस हल्का फुल्का इसके बारे में पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन जाहिर आपको पता नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस कर लेना है, देख लेना है कि कैसे वर्क कर रहा है, ताकि आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से पता चल जाए। नेक्स्ट हमारे पास SSTF है। मैंने बता दिया कि करंट जहां पे भी आपका रीड राइट हेड होगा, वो पूरी की पूरी रिक्वेस्ट जो आई होंगी उनको एग्जामिन करेगा, और वो देखेगा कि यहाँ से मुझे कम से कम सम मूवमेंट में कौन सी रिक्वेस्ट मैं पूरी कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ उसी पे जाएगा। उसके बाद फिर जब इस पे आ जाएगा, फिर वो इससे इस पॉइंट से काउंट करेगा कि इस पॉइंट से मैं कौन सी रिक्वेस्ट ऐसी पूरी करूं कि मुझे कम से कम खुद को मूव करना पड़े। तो फिर लेट्स से वो ये थी, जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा वो इस पॉइंट पे आके वो चेक करेगा कि नेक्स्ट में कौन सी ऐसी रिक्वेस्ट पूरी करूं कि मुझे कम से कम अपनी जो है ना डिस्क मूवमेंट, वो रीड राइट हेड की मूवमेंट है वो करनी पड़े, एंड सो ऑन। इसको आप देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। देखें जी, बिल्कुल इस तरह आपको एक डिस्क रिक्वेस्ट दी गई है, और आपको बता दिया गया कि आपका करंट लिप जो है रीड राइट हेड वो 50 सिलेंडर पे है, सॉरी ट्रैक पे, 50 से आपने स्टार्ट करना है। अब आप बारी बारी 41, 21, 67, 94, 89 सब में से इसको माइनस करके देखोगे 50 की वैल्यूज को। लेफ्ट से मैंने 45 में से माइनस की तो मेरे पास आया 5, 21 में से माइनस की तो मेरे पास आया 29, 67 में से माइनस की तो 17, मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी मॉड वैल्यू ले रहा हूँ यानी प्लस। 19 में से माइनस किया तो मेरे पास आया 40, 4 में से माइनस किया तो मेरे पास आया 46, 89 में से माइनस किया तो मेरे पास आया 39, 52 में से माइनस किया तो मेरे पास आया 52, ये कहाँ पे आया है, अच्छा 52 इसमें नहीं है, ये गलती से ऐड हुआ है। अच्छा 61 जो है उसको मैंने काउंट किया तो 11, और उसके बाद 87 जो है उसको मैंने काउंट किया तो 37 एंड 25 एंड सो ऑन। तो अब मुझे पता चल गया कि यार मुझे 5 पे मूव करना है, इसका मेरे पास जो है ना कम से कम है, तो मैं 50 से 45 पे मूव कर जाऊंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट काउंट करूंगा जो मेरे पास सबसे कम होगा, यानी कि 11 एरर से, तो मैं 45 से जो है 67 पे जो भी बनता था 52 उस पर चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने हर एक पे जाके उसकी करंट वैल्यू पे जो है ना डिसाइड करना है। तो ये मैंने सिर्फ 50 के लिए आपको कैलकुलेट करके दी थी, नेक्स्ट टाइम आप 45 के हिसाब से सबको कैलकुलेट करोगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी उसके आगे चले जाओगे तो उसके हिसाब से सारे करोगे। इसमें जो है वो नंबर ऑफ सिलेंडर्स को कैलकुलेट करना आसान है, जितनी एक दफा पे आपने क्रॉस किए हैं वही है, यानी कि मैं 50 से 45 पे आया था, बिल्कुल उसी तरह 5 है। नेक्स्ट मैंने मूव किया तो 7 आई मेरे पास, एंड सो ऑन, इस तरह करते करते ये मेरे पास टोटल 136 निकली। तो ये आपको बस पता होगा वर्क कैसे कर रहा है, ये आपको सिलेंडर क्रॉस को तो MCQ में तो नहीं आएगा, और ना ही आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा।
स्कैन एल्गोरिथम क्या है जी? ये बिल्कुल इसको एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका एलिवेटर एल्गोरिथम है। जैसे एक लिफ्ट काम करती है, एलिवेटर काम करती है, बिल्कुल इसी तरह काम करता है। कैसे? सर लेट्स से जी करंटली जो है सर ना, अगर दो मतलब वो डिस्क रिक्वेस्ट दो आ जाए, एक 50 से 45 की, एक 50 से 55 की, तो दोनों में 5 5 उसको जाना पड़ रहा है, तो वो पहले फर्स्ट किस कम पे फर्स्ट जाएगा? सर्व, फर्स्ट ठीक है कम सर। फर्स्ट सर्व जो पहले आई है। देखो जहां पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रायोरिटीज इक्वल हो जाती हैं, अब प्रायोरिटी कोई भी हो सकती है, जैसे अभी आपने कहा था कि स्टार्ट सिस्टम मेरी प्रायोरिटी है, तो उस सूरत में हमेशा आप FCFS के तहत चलोगे। जो रिक्वेस्ट पहले आई है उसी पे जाओगे, फिर प्रायोरिटी आपकी FCFS हो जाती है। ओके सर। अच्छा देखो, करंटली आप लेट्स से के 4th फ्लोर पे मौजूद हो, अब नीचे कोई बंदे वेट कर रहे होंगे और आपकी लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है, और इसके टोटल फ्लोर है लेट्स से 10, और 8th फ्लोर पे जो है ना लास्ट बंदा खड़ा है, उसके बाद 9th और 10th पे से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो लिफ्ट में बैठेगा। लेकिन आपकी लिफ्ट क्या करेगी? फोर्स से मूव करना शुरू किया, बेशक वो नीचे वेट करते रह गए, ये ऊपर ही जा रही तो ऊपर ही जाएगी, मैंने दरमियान से शुरू किया, 6 7 8 सबको क्रॉस किया, जितने बंदे इसमें बैठने वाले थे उनको उसने लोड किया, 8th फ्लोर पे आ गए। अब इसको नहीं पता है देखो कि 9th फ्लोर पे कोई है या नहीं, जाहिर बात है इसको कैसे पता चलेगा? तो 9th फ्लोर पे भी जाएगी, 9th फ्लोर पे कोई बैठा है इसमें, ठीक है, ऊपर एक और फ्लोर है तो ये ऊपर फ्लोर पे भी मूव करेगी 10 तक, यानी कि जो लास्ट वैल्यू है वहां तक जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगी, इसने रिटर्न वापसी का सफर शुरू करना, और वापसी के सफर में बिल्कुल ये सबसे पहले 10 से शुरू हुआ, 9th फ्लोर पे रुकेगी, वहां पे अगर कोई बंदा बैठने वाला है तो उसके अंदर वो बैठ सकता है, नहीं है तो फिर वो नीचे मूव कर जाएगी 8th फ्लोर पे। 8th फ्लोर पे अगर कोई मजीद वापसी पे बैठने वाला हुआ तो ठीक है बैठ सकता है, वरना वो 7 पे 6 पे 5 पे इस तरह करते करते वो ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाती है। ये एक एलिवेटर के काम करने का तरीका है। तो बिल्कुल इसी तरह हम डिस्क रिक्वेस्ट को इसी तरह से सर्विस करते हैं। कैसे करते हैं देख, लेट्स से कभी मैं करंटली मौजूद हूँ 54 फ्लोर ले लो या इस पर जो भी वैल्यू लो, जिस तरह से आपको आसानी समझ आती है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने एक तरफ की एक्सट्रीम वैल्यू, जैसे अभी मैंने 10th फ्लोर ली थी और दूसरी तरफ की मेरे थी 0 फ्लोर, तो लेट्स से मैं 4th फ्लोर पे हूँ, तो मैं नीचे जा रहा हूँ तो मैं 0 तक एक्सट्रीम वैल्यू तक जाऊंगा, बेशक कोई बंदा है या नहीं, यानी कि अगर बेशक यहाँ पे कोई डिस्क सर्विस रिक्वेस्ट पड़ी है 0 तक या नहीं पड़ी, मैं मूव करूंगा 0 तक अपनी करंट पोजीशन से। तो मैं मौजूद हूँ, मुझे बता दिया गया है 54 पे, तो मैं 54 से जाऊंगा 0 तक, बीच में जितनी भी रिक्वेस्ट हुई जो 54 से और 0 के बीच में है उनको मैं सर्विस कर दूंगा। तो मैंने अपने रिक्वेस्ट में देखी 98 है, 137 है, 122 है, 183 है, 14, हाँ 14 मौजूद है, तो जाते जाते मैं 14 को सर्विस करता जाऊंगा। उसके बाद 133 है, 65 है, 78 है, बेशक है कोई भी नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा 0 तक, बिल्कुल एक्सट्रीम हेड तक मैं गया। 0 के बाद मेरा वापसी का सफर शुरू होगा 10th फ्लोर तक, यानी कि दूसरे एक्सट्रीम हेड तक, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो मैंने अब शुरू किया, 0 से मैं आगे चला, 98 है, लेकिन ये अभी तो ये तो बहुत दूर है, 137 ये भी बहुत दूर है, 122 183 14 हो चुकी है, तो पहली पहली जो रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी वो आएगी 65। तो जहाँ अपने वापसी के सफर में मैं 65 नंबर वाली रिक्वेस्ट को सर्विस करता जाऊंगा। नेक्स्ट मैंने मूव किया, नेक्स्ट रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी 78, उसको मैंने सर्विस किया। नेक्स्ट मेरे पास आई 98, उसको सर्व किया, और इस तरह करते 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 अब देखो लास्ट रिक्वेस्ट थी मेरे पास 183 तक, यानी कि ये फ्लोर ले लो 183 तक लास्ट बंदे ने लिस्ट के अंदर बैठा है। लेकिन आप जो इसकी नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, हो सकता है कि 200 फ्लोर है इसमें, वहां तक जाओगे। तो ये स्कैन एल्गोरिथम का काम करने का तरीका है। कैसे कि करंट पोजीशन से डिस्क की एक एक्सट्रीम जो पोजीशन है वहां तक जाओगे, और बीच में जितनी भी सर्विसेज आई होंगी उनको सर्विस करते जाओगे। एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आप पहुंच गए, वहां से फिर आप रिटर्न करोगे और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाओगे, और बिल्कुल उसी तरह रास्ते में जितनी भी पेंडिंग रिक्वेस्ट हुई उनको आप सर्विस करते जाओ और आखिरी हेड तक पहुंच जाओ, और अगेन वहां से रिटर्न करोगे, और इसी तरह तरीका चलता रहता है। तो ये हमारे पास स्कैन एल्गोरिथम के वर्क करने का तरीकाकार है। इसको हम एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने आपको तरीका समझा दिया कि इसको एलिवेटर एल्गोरिथम क्यों कहा जाता है। अच्छा, सर इसकी ये एक पहले उस एक्सटेंशन एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा जिस जो इसके करीब है, या दूसरी तरफ भी जा सकता है? या नहीं, कोई करीब नहीं है, 54 पे था ना वो, तो वो वहां पे भी मूव कर सकता था, और उसके बाद वो इस तरह शुरू करता। ये ठीक कोई नहीं है कि वो करीब वाली पे ठीक है। जाएगा, कोई भी एक आर्बिट्रेरली पोजीशन हो सकती है। अच्छा, सी स्कैन जो है ना वो बिल्कुल ही स्कैन की तरह काम करता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। इसमें सी का जो आपको एक्सटेंशन नजर आ रही है वो है सर्कुलर। सर्कुलर क्या है मैं आपको बता दूं, देखो अभी वो कहता है कि देखो मैं अभी जा रहा हूं 0 से 10th फ्लोर तक,
जाते हुए मैं सारी रिक्वेस्ट को पूरा करता जाऊंगा, हर बंदे को अपने अंदर बिठाता जाऊंगा। लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना, तब मैं किसी भी फ्लोर पे नहीं रुकूंगा, मैं डायरेक्ट 0 पे आऊंगा। तो आप कहोगे यार बीच में बंदे थे जिनको आपने किसी मुख्तलिफ फ्लोर पे उतारना होगा। हाँ जी बिल्कुल उतारना होगा। मैं एक दफा 0 पे आऊंगा, अगेन ऊपर जाऊंगा, और जब मैं ऊपर जाऊंगा तब मैं उनको उतारता जाऊंगा, और एक दफा अगेन मैं 10th फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा, फिर मैं बगैर किसी को उतारे और चढ़ाए अगेन 0 पे आ जाऊंगा, यहां से फिर मैं दोबारा जाऊंगा। तो ये सर्कल बना रहा है। जाते हुए सारी रिक्वेस्ट को जो है ना फुलफिल करता जाएगा, सर्विस करता जाएगा। लेकिन जब रिटर्न करेगा ना, रिटर्न करते वक्त ये कोई भी रिक्वेस्ट को सर्विस नहीं करेगा। जंप करेगा फर्स्ट, या कह लो कि इस तरफ वाली जो भी एक्सट्रीम पोजीशन होगी वहां पे, और उसके बाद वहां से दोबारा शुरू करेगा और उस एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। है ये स्कैन ही, यानी कि बेशक 0 वाली कोई रिक्वेस्ट थी या नहीं थी, 0 फ्लोर तक जाएगा। 200 फ्लोर पे कोई बंदा बैठा था चढ़ने वाला नहीं था, वहां तक जाएगा। लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया, वापसी पे ये किसी को लिफ्ट नहीं कराता। इस तरह आप समझो। तो इसको हम सी स्कैन कहते हैं। अब आपको ये इलस्ट्रेशन में आपको दिखा भी देता हूँ, सेम वही चीज है, लेकिन हमने थोड़ी सी इसमें एक्सटेंशन की है। देखो 54 पे मौजूद था, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन तक वो जाने लगा है। 14 पर बीच में इसको सर्व कर दिया, 0 पे पहुंच गया। 0 पे हालांकि कोई भी नहीं था, लेकिन ये जाएगा। अब देखो जब उसने वापसी का सफर शुरू करना है, यानी कि 0 से लेकर 10th फ्लोर पे जाना है, या 0 से लेकर, अब डिस्क की एग्जांपल ले लो, 199 दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां तक जाना है। तो तब ये जब जाएगा ना, इस वक्त ये कोई भी रिक्वेस्ट, पेंडिंग रिक्वेस्ट को सर्विस नहीं करेगा, डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएगा, और वहां से अगेन स्टार्ट लेगा इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, यानी कि 0 वाली तरफ। हाँ, इस वक्त जब बीच में जो जो रिक्वेस्ट आएगी ना, उनको ये फिलफिल करता जाएगा, जितनी पेंडिंग हो। यानी आप कह लो कि जब ये इस तरफ आएगा ना, एक तरफ, तब ये करता जाएगा, दूसरी तरफ जब ये मूव करेगा तब ये किसी को लिफ्ट नहीं करवाएगा। बिल्कुल स्कैन की तरह ही काम करता है, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, लेकिन वापसी का सफर जो है ना इसका, वो कह लोगे अब्रप्टली हो जाता है, अचानक हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो लुक एल्गोरिथम है। अब लुक है कि वो देखभाल करता है। अब उसको पता चल गया कि 10th फ्लोर पे कोई बंदा नहीं है, आखिरी बंदा मैंने 8वें फ्लोर से उठाना है, तो वो 8वें से ही रिटर्न कर लेगा, बस, और कोई चीज नहीं। और इसी तरह उसको पता चल गया कि 0 फ्लोर पे कोई बंदा भी ग्राउंड फ्लोर पे उतरने वाला नहीं है, आखिरी बंदा उतरने वाला था फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर तक आएगा और वहीं से रिटर्न कर जाएगा। आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ, मजीद मैं इसको समझा देता हूँ। देखो 54 पे मैं मौजूद था, तो मैंने इस तरफ एक एक्सट्रीम पोजीशन का सफर शुरू किया, तो पहली रिक्वेस्ट आई मेरे पास 14। अब मुझे पता चल गया कि यार इसके बाद इस तरफ कोई भी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है, तो मैं आगे मुझे नहीं जाऊंगा, यहीं से मैं जो है ना वापसी का सफर शुरू कर दूंगा। यहीं से मैंने रिटर्न किया, और क्योंकि ये स्कैन की तरह काम करता है, लुक स्कैन की तरह काम करता है, सिवाय इसके कि एक्सट्रीम पोजीशन तक नहीं जाता, लास्ट रिक्वेस्ट तक जाता है। और जो सी स्कैन है वो सी लुक की तरह काम करता है। फर्क वही है जो सी स्कैन में और लुक में। लो जी, अब ये यहाँ पे शुरू गया, सारी सर्विस रिक्वेस्ट करता गया। अब देखो ये 199 तक नहीं जाएगा जैसे स्कैन जा रहा था, नहीं, लास्ट इसको इस तरफ की रिक्वेस्ट मिली थी 183 पे, तो इसने 183 पे ही खुद को स्टॉप कर दिया। उसके बाद इसने इस तरफ मूव करना था, अगर कोई रिक्वेस्ट मिलेगी, नहीं मिलेगी तो यहीं पे खड़ा रहे। तो इस तरह से हमारे पास लुक, यानी कि देखभाल देखभाल के चलता है, केयरफुल होकर चलता है। लुक एल्गोरिथम इस तरह से काम करता है। ये सी लुक है, ये समझ लो लुक के साथ आपने सर्कल को ऐड कर दिया है। सर्कल से क्या मुराद है कि एक तरफ जाते हो तो सर्विस करता जाएगा, वापसी पे नहीं जाएगा। और याद रखना कि लुक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाएगा, लास्ट पॉसिबल रिक्वेस्ट होगी वहां तक जाएगा। कैसे, देख लेते हैं। तो देखो जी, 54 से इसने इस तरफ का सफर शुरू किया, 65 सबको ये करता गया। जाते हो हमें पता है कि एक तरफ तो आप जाओगे तो सारा सबको रिक्वेस्ट करते जाओगे, और देखो 199 तक नहीं जाएगा ये, लास्ट इस तरफ की रिक्वेस्ट थी 183, वहीं तक गया। अब यहां से इसने टर्न लेना है, जो लुक का काम है। लेकिन देखो अब ये लुक के साथ सी को मिला रहा है, सी प्लस लुक कर रहा है। सी क्या करता था, वापसी पे लिफ्ट नहीं कराता था, ये भी वापसी पे लिफ्ट नहीं कराएगा, और सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच जाएगा। लेकिन देखो सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन से मुराद यहाँ पे 0 हरगिज नहीं है। सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन से मुराद है कि इस तरफ की जो आखिरी पॉसिबल उसके पास रिक्वेस्ट आई हुई थी, और वो थी 14, तो 14 तक ये जाएगा और वहां पे स्टॉप कर जाएगा। उसके बाद अगर मजीद कभी फ्यूचर में इस तरफ की आई तो मूव करेगा, वरना यहीं से इस तरफ मूव करेगा। ये मेरे पास था सी लूप। तो 6 टोटली 4 एल्गोरिथम है, और उनके एक्सटेंशन को मिला के 6 एल्गोरिथम है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन, सी स्कैन, लुक और सी लुक। तो ये आपको कम से कम आइडिया हो कि ये कैसे वर्क करते हैं, क्या कुछ। ठीक है जी, यहाँ तक हमने जो है अपना पीपीएससी के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस है वो हमने कवर कर लिया है। कल इंशाल्लाह, क्योंकि बाई चांस वीकेंड भी आ गया है, इसका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है वो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। हो सकता है कि मैं आज ही कर दूं,
पीछे वाले से थोड़ी सी मैं इसमें चेंजेस करूंगा जो पिछले बैच के चलता आ रहा था। हो सकता है कि 50 से ज्यादा एमसीक्यूज भी हो, शायद मैं कुछ बढ़ाऊं भी, क्योंकि एक दो हैं जो मैंने अभी मजीद चीजें ऐड की हैं, तो उससे मैं एमसीक्यूज उसमें इंक्लूड करूंगा। पॉसिबल है कि आज रात को मैं अपलोड कर दूं, वरना कल इंशाल्लाह ताला मैं लाजमी इसको अपलोड कर दूं। आज के लेक्चर में जो हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, थ्रैशिंग और ये डिस्क स्केलिंग एल्गोरिथम, इसमें किसी को कोई इशू है तो वो कर सकता है। सर टेम्पोरल कौन सा लोकेलिटी आपने बताई थी टाइम से रिलेटेड, स्पेशल लोकेलिटी क्या थी?